साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और आपकी सुबह कैसी गुजरी है? मैं लाहौर वालों से पूछना चाहूँगी, भाई क्या हाल है? ज़रा कुछ नज़र आ रहा है आपको सुबह सुबह या धुंधलाहट अभी भी बरकरार है? और अल्लाह करे जल्दी से आप इस मुसीबत से निकल सकें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, मतलब जल्दी से आपका आसमान, आपके सरों पर जो आसमान है वो क्लियर हो जाए और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम तौर पर गुजार सके जैसे कि आप यूजुअली गुजारते हैं। सो कमिंग बैक टू अपने शो के कंटेंट पे, आज हम आपको क्या समझाने बताने वाले हैं। अक्सर बड़ी बूढ़ियाँ या अक्सर बड़े बुज़ुर्ग अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे से होते हैं। सो मुझे याद है जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ था तो मेरी सास ने मुझे कहा, बेटा बिल्कुल इस तरह खामोशी, सो रहा है, चुप रहो, शोर ना मचाओ, डर जाएगा बच्चा। उन्होंने तो मुझे यही बताया था कि दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद करो ताकि उसको शोर शराबे की आदत हो, वो थोड़ी देर बाद डरे ना। और उसके बाद जो मुझे टिप्स याद है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुझे याद होता था कि हम उसको बांधते थे जब बच्चे को, तो वो डरता नहीं था। वरना अगर मैं कभी उसको खेलने के लिए खुला छोड़ती थी और वो सो जाता था तो एकदम किसी भी कोई ख्वाब देखता होगा या कोई शोर होता था तो एकदम यूँ करके वो डरता था। तो वो जब बंधा हुआ होता था उसको लगता था कि वो अपनी अम्मा की गोद में। तो तब से, उस वक्त से लेकर बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि जो बेटे और बेटियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखती हैं और उनको दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल नहीं बनाती। यानी कि ज़रा सा भी बच्चा भाग रहा होता है और ज़रा सा यूँ गिरता है, चीखें मार के रोने लग जाती हैं और हाय मेरे बच्चे का खून निकल आया। बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं कि उनको बचपन से पता है कि हमने इन्हें रफ टफ पालना है। गिर गए, चोट लग गई, किसी ने कुछ कह दिया। मेरी अम्मा तो मुझे कहती थी, किसी ने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया, खबरदार मुझसे शिकायत की, उसको 2 लगा के आना। हर किसी के अपने परवरिश के तरीके होते हैं। कॉन्फिडेंस, बहादुरी और अपने लिए लड़ना, ये सब चीज़ें सबसे पहले जो कहते हैं ना, हमारी तरबियत गाह होता है, हमारा जो पहला स्कूल है वो हमारी माँ की गोद होती है। और अगर हमें माँ ही बहुत बुज़दिल, डरपोक, नाजुक मिजाज पालेगी तो फिर हम बड़े होकर कैसे सरवाइव करेंगे? बहुत सारी माँओं का बड़ा दिल कमज़ोर भी होता है, तो उनसे जो है ना वो ओवरटेक कर लेते हैं अब्बा। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कहती थी हाय अल्लाह गिर गया ये वो, तो मेरा मियाँ मुझे पकड़ता था पीछे से, कहता था भाई क्या हो गया, तुम नाजुक मिजाज क्यों बना रही हो बच्चों को? चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस दौर में स्पेशली उन्हें बुज़दिल नहीं बनाना, उन्हें बहादुर बनाना है। अब अगर आप ये समझेंगे कि मैं बहादुरी नाम कह रही हूँ, हाँ भाई बहादुर बनाना है कि वो मतलब कोई ऐसी उनसे कोई फ़ाइट थोड़ी करानी है, उनसे कोई ये काम थोड़ी कराना है, क्या मतलब बहादुर बनाना है? देखिए, बहादुर सिर्फ मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल एस्पेक्ट से नहीं बोल रही, बल्कि इमोशनली। जितना ही आप अपने बेटों को जिम भेजकर, स्पोर्ट्स करा के बहादुर बना दें, लेकिन कभी उनको अपने घर की औरत का सहारा लेना पड़ता है जब वो इमोशनली टूट जाते हैं। आई डोंट नो, उस वक्त उनके घर की औरत, चाहे उनकी बीवी हो, बहन हो, बेटी हो या उनकी माँ हो, वो उनको सपोर्ट करती है, उनका मोराल अप करती है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से अपने प्यारों की वजह से उनके अंदर एक इमोशनल बहादुरी आ जाती है। सो आज हम बहादुरी की बात करेंगे हर एस्पेक्ट से। आपके अंदर से भी आप बहादुर हो और बाहर से भी बहादुर हो।
लड़कों को फिर भी फोकस कर लिया जाता है, लड़कों के हवाले से फिर भी सोचा जाता है नहीं नहीं, अगर वो रो रहा है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। कल ही 2 दिन पहले मेरे मियाँ ने जब ये जुमला मेरे बेटे को बोला तो मैंने कहा ये क्यों बोल रहे हो कि लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये मत बोलो। मेरी बेटी तो हर बात बात पे नहीं रोती, वो तो ऐसी नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि लड़कियों की तरह रो रहे हो। हाँ वो रोए लेकिन ये रोने की बात नहीं है, तो इस जुमले को चेंज करना पड़ेगा। लड़कियों के ऊपर ये क्यों स्टिग्मा लगा दिया गया है कि बस वही कमज़ोर है, वही नाजुक है। फिज़िकली अल्लाह ताला ने क्रिएट ऐसा किया है कि हमारे मुकाबले में मर्द फिज़िकली मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मजबूत फैसले आपने औरतों को लेते हुए देखा है इस दुनिया में। तो आज अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी कैसे बहादुर बनाना जाए बचपन से। बड़े हो के जब हम उसको सड़क नहीं क्रॉस करना आती तो हम कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम करोगी क्या, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। ये जुमले हमें बड़े हो के ना कहना पड़े। बचपन से हम अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंट और बहादुर कैसे बनाएं, आइए सीखते हैं मिलकर। मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, हालांकि मेरी बेटी अच्छी खासी अल्लाह का शुक्र है बहादुर है, मगर फिर भी चलिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम एक मिशन पे निकले। हम इस मिशन पे हैं कि जो भी ख़वातीन इस वक्त ख़ास तौर पर ज़्यादातर देखती ही वही हैं, लेकिन जो मर्द हज़रात भी देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा आज ये तहिया करना है कि हम सिर्फ अपने बेटों को बहादुर नहीं बनाएंगे, हमने अपनी बेटियों को भी बहादुर बनाना है। और वो जो अक्सर अब्बा टांग अड़ाते हैं ना, हाय मेरी बेटी को कुछ ना कहना, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। हाँ मुझे पता है बाप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये नेचुरली होता है, लेकिन कभी कभार उनकी ये मोहब्बत बेटियों के पैरों की बेड़ियाँ बन जाती हैं। सो आज हम क्यों ना मिलकर सर जोड़कर इस बात को ज़रा आपको समझाएं कि कैसे। हमें ये तो पता है कि हमें अपनी बेटियों को बहादुर बनाना है, मगर प्रोसीजर क्या है, कैसे बचपन से ही उनके दिमाग में दिल में क्या डालें कि वो फितरतन भी अगर बुज़दिल हों तो वो थोड़ी बहादुर बन जाए। परसेंटेज तो सबकी बहादुरी की अलग ही होगी, मगर फिर भी जो वो कमज़ोर दिल बच्चियां हैं और जो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकती और कोई भी स्टेप लेने से घबराती हैं, डरती हैं और हमेशा किसी ना किसी सहारे की उनको ज़रूरत महसूस रहती है सारी ज़िंदगी, उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सो उसके लिए आज मेरे शो पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी, उसमें शामिल हैं डॉक्टर तमाज़र करीम जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द काम प्लानट से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और साथ साथ फिर हमारे इस सेगमेंट में मौजूद हैं शाजिया सईद जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हैं द एस्टर स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो मेरी तीसरी गेस्ट है उनका मैं इंट्रोडक्शन अभी कराऊंगी, लेकिन पहले इन दोनों से थोड़ा बात करने के बाद, क्योंकि फिर उनकी बहादुरी हम आपसे शेयर करेंगे। जी तमाज़र, एज लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अंदाज़ा ही होगा क्या रिसर्च कहती है कि लड़के और लड़कियों में ये बहादुरी का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ। ऐसा नहीं है कि इनेटली कोई बहादुरी का फ़र्क है। हाँ। इनेटली ऐसा है कि मेन आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क देन वुमेन, लेकिन ये कि बहादुरी का एज सच फ़र्क नहीं है, बट इन्वायरमेंट और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो आपने अभी एक बात बोली थी ना कि डिसीजन का फ़ैसला पेरेंट्स नहीं देते हैं। सो व्हेन दैट स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज के लड़कियों के लिए डिसीजंस पेरेंट्स लेने लग जाते हैं और आप बच्चे को नहीं दे रहे होते डिसीजन की पावर, सो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे में डिसीजन लेने से। अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता। हाँ। जब अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता तो दैट क्रिएट्स, जिसे आप डरपोकी भी कह सकते हैं, लैक ऑफ डिसीजन पावर टू मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को डिसीजन, और स्पेशली लड़कियों को अपने डिसीजंस खुद लेने की वो देनी चाहिए, कंट्रोल देना चाहिए। कंट्रोल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर आप देखिए स्पोर्ट्स में अगर मतलब लड़के हैं तो उनको मस्ट स्पोर्ट्स में जाना है, लड़कियों को अगर ज़रा सी चोट लग जाए तो अम्मा अब्बा कहते हैं कोई बात नहीं भाई,
बंक कर लो, स्पोर्ट्स का जो पीरियड स्कूल में है या मार्शल आर्ट्स है या जो भी चीज़ें स्कूल वाले इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों से, तो बच्चियां उसमें इतनी एक्टिव नहीं होती, उनके पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? As a बिल्कुल निदा, sports मैं आपकी teacher? बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ऐसा ही होता है। लड़कों को फोर्स किया जाता है या लड़कों को प्रमोट किया जाता है कि वो शाम में भी खेलें, एकेडमीज भी जाएं और तमाम तरीके का स्पोर्ट्स खेलें। लड़कियों के लिए ये होता है कि आपने स्पोर्ट्स करके करना क्या है। बेसिकली बात ये आती है कि स्पोर्ट्स हम करेंगे तो हमें हासिल क्या होगा। मैं जिस लेवल पे काम कर रही हूँ अपने स्कूल में, तो मेरे पास बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। मतलब लाइक मैं तकरीबन 18 महीने से लेकर ग्रेड 4-3 तक काम कर रही हूँ। तो पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि बस कोई बात नहीं, टैन हो जाएंगे बच्चे, बच्चियाँ हैं, नाजुक बहुत हैं, गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी। देखिए, ये सब चीज़ें ज़ाहिरी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ना होना या फिज़िकल फिट ना होना उनकी पूरी ज़िंदगी पे फ़र्क डालता है। लेकिन आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा क्या है इससे? अगर वो बचपन से हम उनको स्पोर्ट्स में डालें तो उनकी पर्सनालिटीज़ में क्या हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे? एज टीचर आपने क्या एनालाइज किया? देखिए, मुझे लगता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलती हैं हाँ। वो ज़्यादा बहादुर होती हैं, बिकॉज उन्हें फैसला लेना होता है कि हमें इस वक्त क्या डिसीजन लेना है। हाँ। इफ़ दे आर प्लेइंग अ मैच तो उन्हें मालूम होता है कि अब हमें स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी है। इसके अलावा खुद एतमादी बहुत होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, एंजाइटी कंट्रोल होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है, बैलेंस होती हैं। इसके अलावा जितनी आप वर्किंग वुमेंस देख लें या आप लोग जितने कामयाब ख़वातीन देख लें, तो उनकी एक रूटीन होती है। वो सुबह उठती हैं, उनको अपना वर्कआउट होता है या वो नाश्ता है, ये पूरी उनकी एक तरतीब है। यानी कि डिसिप्लिन करते हैं आपकी लाइफ। देखिए, स्पोर्ट्स तो डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है, आपकी लाइफ ही डिसिप्लिन है। हाँ। हर चीज़ डिसिप्लिन। अगर आप नमाज देखें तो नमाज एक तरतीब है, टाइम है। हाँ। उसके बगैर वो नमाज नहीं है ना, वो आगे पीछे हो जाती है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो हाँ। आपकी पूरी लाइफ पर कंट्रोल करता है। पूरी लाइफ आपकी कंट्रोल करता है। देखिए, आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप फिजिकल फिट नहीं हैं, आप जिस्मानी तौर पर मुतवाज़िन नहीं हैं, तो आप किसी भी काम को आप 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खड़ी रहती हैं। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो, यू कांट डू इट। डॉक्टर साहिबा हैं और जितने हमारे पास माशाल्लाह जितने गेस्ट मौजूद हैं, सब फिजिकल फिट होंगे, उसके अलावा अपनी फील्ड में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो माज़र, अगर मैं आपसे कहूँ, आप ज़ाहिर अलग अलग पेशेंट्स देखती हैं, तो आप एक बच्ची अगर आपके पास आई है जो कि इन द सेंस कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्पोर्ट्स का है या वो कोई गेम खेलती है, और एक बच्ची जो आम तौर पे थोड़ी नाजुक मिजाज पाली गई है, आप किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं उनकी साइकोलॉजी को लेकर? अच्छा, सो यूजुअली बच्चों के लिए वैसे स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहना कि फ़ीमेल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादती की बात है। सो बच्चों की नशो नुमा के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स और खेलना। जो आप कह रही हैं डिफ्रेंसिएशन, सो जो स्पोर्ट्स में होते हैं बच्चे, वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। अच्छा। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सो बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ दैट काइंड ऑफ, मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस, जब जाहिर है कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, तो बच्चा जो है वो आपको ज़्यादा ब्राइट लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा। दैट्स द डिफरेंस। बाकी ये मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स ना खेल रहा हो तो वो शाय हो, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या नुकसान हो सकता है अगर हम बेटियों को नाजुक मिजाज पालते हैं? तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जब आप किसी को ये बता देते हैं ना कि वो नाजुक है, तो आप उसको लिमिट कर देते हैं, आप उससे बहुत सारी एबिलिटीज़ छीन रहे हैं। आप उससे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप फिज़िकली कम हैं दूसरों से, फिर आप उसे बता रहे हैं आप मेंटली कम हैं दूसरों से, आपकी अचीवमेंट्स भी कम होंगी दूसरों से, क्योंकि आप लिमिट कर रहे हैं उसको। सो आइडिया इज़ कि लिमिट नहीं करना है बिकॉज ऑफ जेंडर। हाँ। सो जेंडर की वजह से तो बिल्कुल भी लिमिट नहीं करना है, और बाकी भी चीज़ों की वजह से लिमिट नहीं करना है। सो द आइडिया शुड बी कि इफ़ अ किड वांट्स टू प्ले स्पोर्ट्स, डिस्पाइट कि वो फीमेल चाइल्ड है, सो शी शुड बी अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स, बल्कि इंकरेजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, क्या क्या देखा है आपने कि जैसे अगर लड़की कमज़ोर होती है, अपने आप को फिज़िकली भी और मेंटली भी कमज़ोर फील करती है, तो क्या क्या मतलब लाइक क्या उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी, उसको कहाँ कहाँ नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं या करने मतलब उसके ऊपर ये आफात आ सकती हैं अगर वो कमज़ोर है? बिल्कुल। सो द थिंग इज़ कि जो
बच्चियां ये समझती हैं कि हम बहुत नाजुक हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे, या हम कैसे डिसाइड कर लें हमने क्या पढ़ना है, ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, हम कैसे डिसाइड कर लें हमने कहाँ शादी करनी है, तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। सो जब उनके हर डिसीजन कोई और ले रहा होता है, सो उनके अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपना डिसीजन खुद से लें। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो चाहे पेरेंट्स कितना भी साथ देते हैं और कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक हद तक होते हैं आपके साथ। आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे सकते, तो वो खुद एतमादी जब बचपन में पैदा नहीं होगी तो वो ज़िंदगी भर खुद एतमादी कैसे पैदा करें? सेल्फ इस्टीम से, उनको ये पावर देने का। सेल्फ इस्टीम को आप डिस्क्राइब करें एक आम लोगों को, मैं ये कैसे समझाऊं कि बच्चों की भी अपनी सेल्फ इस्टीम है और वो क्या उसको कैसे तबाह होने से बचाएंगे हम? सो हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उस आइडेंटिटी के बिल्डअप में पेरेंट्स को हेल्प करनी है। हाँ। ये नहीं कि वो उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। हाँ। बच्चे की इनिशियली अगर आपने देखा होगा तो बच्चे की आइडेंटिटी ये होती है, जब सबसे पहले मतलब बच्चा शुरू में बात करना हाँ। शुरू करता है, वो कहता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ठीक है। हाँ। तो उसकी आइडेंटिटी पेरेंट्स से लिंक्ड होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा अपना नाम बोलता है, अपना ग्रेड बोलता है, अपने स्कूल का नाम बोलता है, उसकी एक आइडेंटिटी। सो पेरेंट्स को उस आइडेंटिटी डेवलपमेंट में उनकी मदद करनी है, ना कि उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाना है कि वो अपनी 20s में भी यही कहे कि ये मेरे अब्बा है, ये मेरी अम्मा है। और ये ऐसा होता है कि सबकॉन्शियसली उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली ही पार्ट रहती है उनकी आइडेंटिटी का। सो दैट्स, जिसको हम को डिपेंडेंसी भी कहते हैं, दैट्स अनहेल्दी। सो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इट्स ओके, हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, हम पाकिस्तानी सोसाइटी हैं, दैट्स ऑल राइट कि हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेल्फ वर्थ बिल्डअप करने में पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। और उसके अंदर वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि आप बच्चे को कितना कंट्रोल दे रहे हैं उसका डिसीजन। और ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव द कंट्रोल टू अ चाइल्ड कि आप सारी रात बैठ के टीवी देखें, बट लिमिटेशंस के अंदर आप बच्चे को उसके डिसीजंस के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको वो लोकस दे सकते हैं ऑफ कंट्रोल कि यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। कहाँ कहाँ मौके आएंगे बच्चे को ट्रेन करने में बचपन में, जब वो छोटा होता है या छोटी होती है, हमें कहाँ कहाँ मौके मिलते हैं कि इस वक्त एज माँ, चले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाली वो चीज़ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा स्कूल में किसी से लड़कर आया है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगी कि अगर उसने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया तो तुम उसको 2 थप्पड़ लगाओ, या फिर मैं उसको कहूँगी कि नहीं, बी काइंड टू हिम। मुझे उस वक्त एज माँ मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि मैं उसको क्या मशवरा दूं, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए। सो ऑब्वियसली यू विल टेल द चाइल्ड कि स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और उसके अंदर ये है इम्पॉर्टेंट कि आप अब हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आप अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करें, आप टीचर को इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो आप वहाँ जाके शिकायत लगाएं, आप बताएं जाकर, बट रेज योर वॉइस, डू टेल अदर पीपल दिस इज हैपनिंग टू मी। इफ़ यू आर गेटिंग बुलीड एट स्कूल, सो आप टीचर को बताएं, आप प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करें। और फिर अगर मैं आपकी बैक पे हूँ, आई एम हियर फॉर यू, सो टेलिंग योर चाइल्ड is very important as well कि I am here for you. So अगर अच्छा, अब अगर फिर मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी, अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा और वो मुस्तकिल टीचर के हाथों मतलब लाइक इंसल्टिंग बिहेवियर एक सब पूरी क्लास के सामने रिपीटेडली हो रहा है, सो फिर पेरेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो आप कह रही है सेल्फ एस्टीम, वो सिर्फ घर में ही तबाह नहीं होती, वो स्कूल में भी तबाह होती है। क्योंकि अगर आपको टीचर कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हो ही डफर, तो वहाँ तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम गई ना, कि वो समझने लगेगा कि मैं हूँ डफर। तो उस वहाँ कैसे टैकल करे पेरेंट? नहीं, पेरेंट्स को उसमें जो है इंटरवीन करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली दे हैव टू इंटरवीन एंड दे हैव टू टेल कि दिस इज रॉन्ग, दे हैव टू टेल द अथॉरिटीज, द टीचर, द प्रिंसिपल कि दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये अच्छा, बहुत सारी माएँ आम स्कूलों में लड़ने चली जाती हैं, आपने मेरे बच्चे को ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, और बहुत सारे स्कूलों में फिर टीचर्स भी दुश्मन हो जाती हैं उस बच्चे की कि भाई हर वक्त इसकी अम्मा तो लड़ने आ जाती है, हमने देखा है ऐसे हुआ है। अब ये जो मयाना रवि है ये बरकरार समझ नहीं आता कैसे रखें, क्या करें? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं है, हाँ, ठीक है, कि हाउ टू एक्चुअली ट्रीट अ चाइल्ड। सो द थिंग इज कि हमारे पास स्कूल्स में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हाँ,
ठीक है, जबकि बाकी स्कूल्स में होता है। हाँ। ठीक है, स्कूल काउंसलर्स होते हैं बाकी दुनिया Exactly. में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हाँ। है। ऑन टॉप ऑफ इट हमारी टीचर्स की कौन सी ट्रेनिंग हो रही होती है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ टीचर, आई हैवंट बीन देयर, आई डोंट हैव किड्स दैट गो टू स्कूल, बट आई डू नॉट थिंक कि हमारी टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग हो रही होती है जिसके अंदर उन्हें बताया जाता है कि यू नो देयर आर किड्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटी। अच्छा, आप देखिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो रही, और इसमें हम अपने बच्चों को कोई ऐसा स्कूल तो नहीं ढूंढ सकते ना कि जहां हमें इस तरह की मिले। उस वक्त माँ बाप को क्या करना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ ऐसा फील उनको हो रहा है कि यहाँ तो हमारा बच्चा बुज़दिल बन रहा है क्योंकि उसको शटअप कॉल दे के टीचर बिठा देता है, अगर वो कोई सवाल भी करता है किसी चीज़ के ऊपर और फिर वो अगर टीचर को नहीं आता उसका जवाब देना, वो उसको चुप करके बिठा देता है, तो वहाँ पेरेंट को किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए? पेरेंट्स को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए कि ये गलत है। लड़ाई झगड़ा नहीं, बट यू नो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाकी अगले को हो सकता है अगला जेन्युइनली बेहतर करने की कोशिश, हो सकता है टीचर भी बहुत ट्राई कर रही हो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ, लेकिन उसको भी फीडबैक ना मिल रहा हो, सो दैट फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक्चुअली थोड़ी हमारी माएँ कभी कभार कुछ घरों की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता टैकल कैसे करें। या तो माँ एक्सट्रीम पे चली जाती है, भाई आपने जितना इसको मारना है मारे, बस आप इसको पढ़ा दें। वो बिल्कुल इस तरह की हो जाती है टीचर के पीछे कि आपने जो करना है करें, मेरा बच्चा आपके हवाले। और फिर दूसरी माएँ ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, आपने मेरे बच्चे को कहा कैसे, वो एक्सट्रीमिज्म में माँ होती है। शायद आप कह रही हैं क्योंकि बीच का रास्ता तलाश करें कि हम एज अ टीम, पेरेंट और टीचर एज अ टीम बच्चे को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं ना कि उस वक्त उसको बहादुर बनना है कि बुज़दिल बनना है। एब्सोल्युटली, इट्स सी जंग नहीं है पेरेंट्स के और टीचर के दरमियान, ठीक है, सभी बच्चे को रेस करने की कोशिश करें। सो आई थिंक इट्स बेटर दे जॉइन हैंड्स और एक कमराडरी के अंदर ये करें, बट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को जाके बताना जरूर चाहिए कि ये मेरे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट कर रहा है। सो इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग बुलीड एंड इट्स ही और शी इज गेटिंग डिप्रेस्ड, सो ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो पेरेंट्स ये शो अप करती है ना बच्चे को कि हम हैं यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, व्हेन ठीक है, यू नो you tackle your own problems, लेकिन we are here at the back, अगर if something goes wrong तो we are here for you। कुछ पॉइंटर्स आप ये दे सकती हैं कि बेटियां स्पेशली अगर वो छोटी हैं तो क्या हम चीज़ें ऐड इन करें उनकी तरबियत में, उनकी खुराक में, उनकी ज़िंदगी में कि हमें लगे कि हाँ ये अपना बोझ ढोलेगी, ये वो कमज़ोर नहीं होगी, वो नाजुक मिजाज नहीं होगी। ये सवाल मेरा आप दोनों से है, ये मेरा सवाल आप दोनों से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बता सकेंगी इस बारे में और बहुत सारी चीज़ें आप बता सकेंगी। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, फिर मैं बाकी अपनी बहादुर ख़वातीन की तरफ जाऊंगी और प्रैक्टिकली उनकी परवरिश में क्या चीज़ें शामिल हुई हैं फिर हम उनसे पूछेंगे एज मतलब नेचुरली ज़िंदगी में कैसे बहादुर हैं वो। तो आप लोग कुछ ये बता सकते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये डालना चाहिए बच्चों में के दिमाग में, या ये उनको खिलाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़? देखिए सना, मैं इसमें निदा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने तजुर्बे से बच्चे को नहीं सिखाना है। अच्छा, जैसे माँ का मेरा जो एज अ मदर, जी हमें लगता है कि है। जैसे मैंने जो हासिल किया या जो मैं जानती हूँ, हाँ। वही मैंने पूरे का पूरा उठा के अपने बच्चे में डालना है। ठीक है। स्कूल में भी हम यही करते हैं। हाँ। जो हमारा माशरा है उसमें हम यही करते हैं कि जो हमने समझा है वही आपको समझना है। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है। तो जब तक हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाएंगे, उसे अपने बारे में बोलना नहीं सिखाएंगे और बच्चों को बात, क्योंकि ज़माना भी तो बदल रहा है। फ्रेंडली हमारा ज़माना जब हम बच्चे थे कुछ और था और अब का ज़माना कुछ और है। बिल्कुल, है ना। उससे पहले हमारी माँओं को इतना बहादुर नहीं बनाया जाता था, पर हमारी माँ ने हमें बहादुर बनाया और उसी को देखते हुए मैंने अपने आप से ज़्यादा अपनी बेटी को बहादुर बनाने की कोशिश की है कि आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप दब के, सहम के, जुल्म सह कर अपनी ज़िंदगी गुजार दें। आप उसे अपनी ज़िंदगी का नसीब ना समझें। हाँ। कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे नसीब में है। आप नसीब को चेंज करेंगे कैसे, उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। आपको खुद इत्मीनान होना पड़ेगा, आपको खुद मुदाफ़त बढ़ानी पड़ेगी, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। कि जैसे आप सपोज़ करें कि कोई भी प्लेयर जब किसी भी काम के लिए अपनी, अगर सपोज़ करें हम बैडमिंटन का प्लेयर एक तैयार हो रहा है, उसकी एक रूटीन है, उसे मालूम है मुझे कब क्या करना है, कब उठना है, कब जागना है, क्या खाना है और किस वक्त खाना है और कितना खाना है। तो एक रूटीन होती है आपकी। बच्चे को जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे सपोर्ट के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और इसके लिए आपको बहुत कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ुटबॉल देकर, एक बैडमिंटन का रैकेट देकर, आप बच्चों को स्किपिंग रोप देकर घर के सामने, यू डोंट नीड टू गो इन द ग्राउंड और किसी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ।
आप सिर्फ मॉनिटर करेंगे, आप बाहर बैठ जाएं, बच्चे खेल रहे हैं, आपको क्लब जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं हमारे मैं आपकी माशरे बात में। से ही जो आपने जुमला बोला उसकी जुमले से एक चीज़ निकालना चाहूँगी। यहाँ एक टिप इनसे मुझे ये मिली है कि आप अगर अपने बच्चे को ये बावर करा देंगे, ये एतमाद दिला देंगे कि तुम जो भी करोगी फैसला या तुम जो भी चीज़ करोगी मैं पीछे तुम्हारे हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहे वो किसी भी एज का बच्चा होगा उसका वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। या वो फिर बड़ा होगा, या बेटियां जब शादी होकर अपने घर चली जाती हैं और माँ बाप कह देते ना तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं, तो वहाँ उसकी बहादुरी एक और उसे सपोर्ट मिल जाती हाँ, है वो कि उसकी मैं बहादुरी बढ़ जाती है। मशवरा ज़रूर करते हैं पेरेंट्स से। देखें, पेरेंट्स के फैसले ज़रूर गलत होते हैं, लेकिन उनकी नीयतें गलत नहीं होती। एक वो छोटा सा नीयतें ब्रेक गलत ले रहे नहीं। हैं, ब्रेक के बाद फिर वही टिप्स मुझे थोड़ी बहुत आपसे भी चाहिए, एंड देन हम आपको मिलवाएंगे अपनी यहाँ मौजूद अपनी बहादुर ख़वातीन से, और उनकी ज़िंदगी में तरबियत में क्या क्या अंसर शामिल थे, कुछ उनसे भी सीखेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे हम अपनी बच्चियों को बहादुर कैसे बनाएं। वैसे तो बच्चों को बहादुर बनाएं, लेकिन स्पेशली लड़कों को फिर भी हम बना ही देते हैं, बेटियों पे थोड़ी तवज्जो इस हवाले से कम रखते हैं। हम उन्हें सलीका शार और बाकी चीज़ों में बनाने में जुट जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्हें बहादुर बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। रोटियां तो पकाना आ ही जाती हैं, फिर वो तंदूर से मिल जाती हैं, लेकिन बहादुरी और इमोशनल बहादुर होना ये फिर आप बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल से अपनी औलाद को बना पाते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो बहादुर ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं उनमें शामिल हैं सादिया अली जो कि एक हाउसवाइफ है और 3 स्पेशल बच्चों को संभालती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बहादुरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं करम अख्तर जो कि सब्ज़ी का ठेला लगाती हैं और डरती नहीं किसी से। हाँ भाई, ये है सब्ज़ी वाली करम अख्तर। तो मैं सबसे पहले आपको पैकेज दिखाऊंगी सादिया अली का। हमने इनके घर जाके पैकेज बनाया है ताकि आपको समझ आ सके कि इनसे बहादुर आप हो ही नहीं सकती, चाहे आप कितनी भी मुँह ज़ोर हो। कहते हैं ना कि किसी से नहीं डरती मैं। आइए देखते हैं इनकी बहादुरी क्या है। जी सादिया, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, बहुत प्यारे खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह। तो तीनों में कितना डिफरेंस है एज का? बड़ी बेटी 15 साल की है, उससे बेटा 11 साल का है, उससे छोटी फरिया 8 साल की है। ये 3 लाइक बेटे नहीं है, एक बेटी भी है? 2 बेटियां, 1 बेटा। अच्छा, ये इन तीनों में 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है? जी। तो ये आपके बस 3 बच्चे? नहीं, 4 बच्चे हैं मेरे 4 माशाल्लाह, बच्चे। और 1 बेटा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर से आपने पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि तीनों बच्चे ही डिसेबल क्यों हुए? इलाज वगैरह भी करा दी थी। नहीं, 9 आपके महीने हस्बैंड जो हैं वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। और ये बात नहीं पता चली कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं पहले। पता चली क्योंकि मैंने प्रॉपरली हर महीने टेस्ट करवाती हाँ। थी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल सही आती थी, लेकिन जब माशाल्लाह दुनिया में औलाद आ जाती थी तब पता लगता था। अच्छा। और फिर- पहले पैदा होने से पहले भी जब अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। हाँ।
कि बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट आती थी। हाँ। तो मतलब एक के बाद एक मुझे ऐसा लगा कि अब इसको ही सही आएगा बच्चा। हाँ। तो कोशिश और वो करी। जो बिल्कुल नॉर्मल आपका बेटा है वो कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। वो दूसरे नंबर पर है। इसी अच्छा। वजह से मुझे ऐसा लगा शायद अभी दूसरा सही हुआ है तो अब तीसरा भी सही होगा। हाँ। तो इस वजह से मैंने दोबारा कोशिश करी। मैं कहा चलो अल्लाह पाक। क्या करते हैं आपके मियाँ? कारखाने में छपाई का काम करते हैं। और आप तो काम नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों की देखभाल करना इस तरह। हाँ, जाहिर सी बात है, सारा काम ही उनका मैं करती हूँ। हाँ। और मेरे साथ कोई सपोर्ट भी नहीं है। हाँ। ठीक है। और उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना, उनको ऐसे बच्चों को छोड़ के तो कोई माँ नहीं नहीं जा सकती। सकती, हाँ। और ना ही किसी को बिठा सकती। लेकिन अभी जब आप मुझसे मिली हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत खुश इखलाक मुझे लगी बात करने से। ये चीज़ कैसे आपके अंदर है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है औरतें तो टूट जाती हैं जब उन पर कोई टूट ऐसा गई थी मैं भी। वक्त आता है। टूट गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत लानी पड़ती है। और अल्लाह ताला दे भी देता है दे अपने भी बंदों देता है। ज़ाहिर है उन्होंने मुझे दिया, अल्लाह मियाँ ने मुझे ये जॉब दी है कि तुम्हें ज़िंदगी भर संभालना है। तो जब अल्लाह मियाँ ने दिए तो मैं बाखूबी कर रही हूँ। हाँ। पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जाहिर सी बात उन आप तकलीफों को वैसे अगर मैं आपसे बचपन के बारे में पूछूं आपके, तो आप थोड़ी बहादुर औरत थी, बहादुर लड़की थी, बच्ची थी, या आप थोड़ी नाजुक मिजाज थी अपने अम्मा अब्बा के घर में? मैं बहुत ज़्यादा मतलब अब्बू की लाडली थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। हाँ। अब्बू ही अप्रिशिएट करते थे, नहीं मेरी बेटी सादिया बहादुर है। हाँ। ये सब कुछ कर लेगी, सोने दो। ये वो कर लेगी, इसे ये करने दो। मतलब बहुत आज़ादी देते थे और लाड बहुत ज़्यादा उठाते हाँ थे। नाज उठाते थे। तो जब मैं इन हालातों में आई ना, तो मुझे अब्बू की बात आई कि क्यों टूट रही हो? अब्बू ने तो आपको कहा था कि मेरी बेटी बहादुर है, हाँ। तो तुम सब कर सकती हो। तो वहाँ से मुझे अपने अब्बू की तरफ से बात याद आती थी। तो मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए हर तरह की कोशिश करती थी। मुझे टूटना नहीं है, मुझे तो मेरे अब्बू ने मजबूत बनाया था कि सादिया सब कर सकती है। हाँ। और बच्चों को पहले एक आया बच्चा दुनिया में, उसको नॉर्मल देखना एक माँ के लिए आसान नहीं है। नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर उसके साथ वक्त गुजरा, ज़ाहिर है ससुराल में शादी होकर गई थी, सब ससुराल संभाला, सबको फेस करा हर लिहाज से। वक्तन वक्तन फिर उसके बाद दूसरा बच्चा आया, उसके साथ देखो यहाँ अच्छा तक ये तो सब बहादुरी होती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूँगी, अगर किसी घर में एक भी स्पेशल बच्चा होता है तो माँ बाप जो हैं वो लोगों से नज़रें नहीं मिला रहे होते, पता नहीं क्यों वो बेचारे अपने आप को मुजरिम समझ रहे होते हैं, बच्चों को शर्मिंदगी के बायस बच्चों को कहीं लाना ले जाना ख़त्म कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ते हैं। उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? करते हम तो नहीं करना चाहते, लोग हमें कर देते हैं कि ऐसा सोचो। एक स्टेप मेरा भी आया था कि मैं ना शादियों में जाती थी, ना किसी से मिलती थी, बस घर की होके रह गई। लेकिन फिर मैंने कहा कि सादिया ये ऐसा क्यों? ऐसे तो मेरी ज़िंदगी सब मुझे ना ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं कोई चीज़ ही नहीं हूँ, मैं कोई मायने ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो उन सबसे ज़्यादा मायने हूँ, उन सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। आप लोग तो साफ चीज़ की सफाई कर रहे हो, मैं यकीन करो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उनका वाशरूम धुलाना, गंदगी को साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। और सब काम करती हूँ, तो मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, उनसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। कितनी प्यारी बात है। तो इस वजह से करते करते फिर मैंने कहा लोग मेरे आगे बोल नहीं सकते, मैं इतना काबिल अपने बच्चों को और अपने आप को बनाऊंगी। अपने अंदर मजबूती लाई, क्योंकि पहले मुझे मजबूत होना ज़रूरी है, फिर मैं अपने बच्चों को मजबूत कभी आपके मियाँ टूट जाते हैं? जी, वो भी ज़ाहिर है एक बंदे के ऊपर पूरे घर का सारी बोझ जिम्मेदारी है, उन पर है। महंगाई है। हाँ, तो वो आप उनको फिर कैसे संभालती हैं? वो मुझे संभालते हैं, मैं उनको संभालती हूँ। हाँ हाँ। ज़िंदगी के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, जज्बात और ख्याल होगा ना, तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं होगा ना, तो ज़िंदगी रुक जाएगी। वो उसके बारे में गलत सोचेगा, उसके बारे में। बेहतर ये कि मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में पीछे से ख्याल करे ना, तो वो नज़र आता है। सामने ख्याल करने का वो नहीं, पीछे से एक दूसरे की सपोर्ट करें। अगर वो आए परेशान है तो कोशिश करें कि घर का माहौल अच्छा रखें। ये औरत देखिए, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनके अब्बू ने इनको हमेशा से बकअप किया, लाड उठाए, लेकिन बार बार यही कहते रहे मेरी बेटी बहादुर है। ये जुमले जो उनके अब्बा के थे बचपन में कहे हुए, वो बुरा वक्त आया, बुरा वक्त इन द सेंस मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो वो ही जुमले जो थे वो इनके कानों में गूंजने लगे और इनको सर्वाइवल मोड में लेकर आए, वरना बहुत सारे लोग हाथ पाँव छोड़ देते हैं। बिल्कुल। सो द थिंग इज़, जो भी हमें पेरेंट्स बातें करते हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का पार्ट बन जाते हैं। वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं। वी आइडेंटिफाई विद दोज अफर्मेशंस। अब अगर इनके पेरेंट्स ने कहा कि आप बहादुर हैं,
तो इन्होंने बच्चा है ना, बच्चा तो बिलीव करेगा। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि नहीं आप नाजुक हैं, तो बच्चा वो भी बिलीव करेगा। अगर आप बच्चे को कहेंगे तुम तो डफर हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम तो खोटा सिक्का, मैंने खुद सुने अपने कानों से बोलते हुए खोटा सिक्का, तो वो फिर बच्चा उसको ही बिलीव करने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा तो इज अ मोल्ड ना, आप जो डालेंगे वो उसको बिलीव करेगा। सो ये चीज़ें बच्चे की आइडेंटिटी का पार्ट हो रही होती हैं, बट पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को बाज़ वक़्त लगता है कि हमने तो मजाक किया था, नहीं दैट्स नॉट अ जोक। सो यू नो दिस इज समथिंग, शी हैड अ वेरी सॉलिड सेल्फ स्टीम, शी हैज़ सॉलिड सेल्फ स्टीम, शी इज सेइंग कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने बच्चे की जब नशोनुमा हो रही है तो उसकी सेल्फ स्टीम सॉलिड करनी है। और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो जो डेवलपमेंट हो गई है पर्सनालिटी की, वो थ्रू आउट उसको अपनी 20s, 30s, 40s, इवन 60s तक वो उसका काम आएगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो अर्ली ईयर्स में हो गई है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बेस बन गई ना। एब्सोल्युटली। ये देखें फिजिकल काम कितना करते होंगे। बिल्कुल। 3 बच्चों को उठाना, लिटाना, बाथरूम ले जाना, इनके मियाँ तो घर में नहीं होते। ये क्या खाती हैं आप भाई? फिजिकली स्ट्रांग कैसे हैं ये तो बताइए। खुराक की वजह से मतलब खुद ही ताकत आ जाती है। जाहिर सी कि मुझे उनको संभालना तो पहले मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा। ये बात भी मेरे अब्बू ने सिखाई। लेकिन फिर भी देखें, बहुत सारी औरतें जवानी में तो हड्डियों में दम होता है, कर लेती हैं, लेकिन आगे चलकर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे, वो कब सोचा है अभी आपने कि मैंने ये खुराक में चीज़ें शामिल रखनी है? कुछ वो कभी सोचा है? सोचती हूँ, जाहिर सी बात है, जो भी है खाना वक्त पे खाती हूँ, सही से खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खाना सही नहीं खाऊंगी तो कमज़ोरी आएगी तो मैंने कैसे उठाऊंगी बिठाऊंगी। भाई जो इनकी इस ब्रेवरी का पार्ट बनना चाहते हैं, इनका व्हाट्सएप नंबर है जो हमने ऑन एयर चलाया है, क्योंकि इनके मियाँ अकेले इस घर का बोझ ढो रहे हैं और यहाँ ये बीवी भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बाकी सारे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है 3 बच्चों के साथ। और है तो 4 बच्चे, लेकिन ज़ाहिर 3 बच्चों की जिस तरह ये अकेले खिदमत कर रही हैं तो वो ज़ाहिर जॉब नहीं कर सकती। तो व्हाट्सएप नंबर इनका है और हमारा बैंड चल रहा है। सो जो भी इनकी ब्रेवरी का पार्ट बन सके तो प्लीज़ शामिल हो। सादिया नाम है ना? नहीं, सादिया इनका नाम है, आपका नाम है करम अख्तर, जो कि सब्ज़ी का ठेला, आप वही आवाज़ लगाती है सब्ज़ी वाले हैं, वही वाली आवाज़ होती है या क्या? कितने अरसे से आप सब्ज़ी का ठेला लगा रही हैं? जी, सब्ज़ी मैं अब्दुल हसन अस्फानी मेन रोड पे लगाती हूँ। अच्छा। फुटपाथ पे। अच्छा जी, क्योंकि कोई दुकान वगैरह नहीं है, बस सुबह 2 बजे उठना, सब्जी मंडी जाना अपने शौहर के साथ, वहाँ से सब्ज़ी परचेज़ करना। कितने अरसे से ये काम कर? ये पिछले रमज़ान से। अच्छा, 1 साल हुआ जी। और माशाल्लाह आपकी 10 बेटियाँ हैं जी। और उनको भी आप साथ हेल्प कराने के लिए लेके जाती हैं? जी नहीं, वो तो पढ़ती हैं वैसे, अच्छा, आ जाती हैं पढ़ाई के बाद, लेकिन बाकी जो अब आपको पता है बेरोज़गारी है, तो बाकी भी मेरे साथ औरतें हैं जो आ जाती हैं, जिस तरह और कोई काम नहीं कर सकती तो वो मेरे साथ लग जाती हैं, तो मैं उनको देती हूँ। तो आपके मियाँ तो ठेला लगा ही रहे थे, फिर आपने क्यों सोचा कि मैं भी उनके साथ जाके लगाऊं? नहीं, मैंने ही ये सोचा, मियाँ नहीं लगा रहे थे, मैंने ही ये तो मियाँ क्या करते थे? महंगाई की वजह से सोचा है। अच्छा, मियाँ को जॉब वॉब करते थे क्या? जी, वो प्राइवेट जॉब करते हैं और मैंने जो है वो सोचा कि अब क्या करना चाहिए, औरत कोई किचन अभी भी वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? जी। तो ये आपने सोचा? जी, ये मेरा है, मियाँ नहीं होते साथ में, वो सिर्फ सब्ज़ी मंडी जाते हैं मेरे साथ, बस वो अपनी जॉब करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो अपनी जॉब पे चले जाते हैं और आपने कहा मैं ये बिजनेस है बेसिकली। जी, बिजनेस शुरू किया। जी, बिजनेस भी है और साथ में हेल्प भी है, क्योंकि सब्जी इतनी सस्ती है, मंडी में आप जाके देखेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। हाँ, देखिए सब्जी जो है, और आपको मतलब प्रॉफिट ऐसा हो जाता है कि आपका गुजारा बेहतर होने लगा? जी जी। मियाँ खुश हुए इस बात? जी जी, बहुत ज़्यादा। तो पहले आप कभी बाहर निकली थी जिंदगी में? जी, मैं पहले भी सराइकी वुमेन की चेयरपर्सन हूँ, मैं पहले भी। ओ भाई, होए अच्छा। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझ में जज्बा था और शौक था। लोग सपोर्ट करता है ना, जैसे अब मैं सबकी कहानियाँ सुन रही हूँ कि माँ बाप सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तुम कर सकती हो। आपको क्या? आपको तो मुझे मेरे शौहर की सपोर्ट है। मेरे शौहर कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये करोगी और तुमसे ये हो जाएगा। और माशाल्लाह से जो मैंने किया है वो हो गया। अच्छा, आप नोट करें, आप भी एनालाइज कर पाती होंगी, पर्सोना ही पूरा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। जो स्ट्रॉन्ग औरत अंदर से होती है, आप उसको देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी पर्सनल अपीयरेंस से ये स्ट्रॉन्ग लग रही है देखने से, कॉन्फिडेंट लग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मुझे लगता है इसमें एजुकेशन से ज़्यादा आपको कोई और चीज़ है जो हेल्प आउट करती है, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है, मगर इनका पूरा ऑरा जो है वो स्ट्रेंथ इनकी नज़र आ रही है। वालिदैन की तरफ से इत्मीनान देना,
बिकॉज हम 5 बहनें हैं और हमारे अब्बा हमेशा ये कहा करते थे कि तुम मेरे 5 बेटे हो, कभी भी ये मत समझना कि तुम लड़कियां हो या कमज़ोर हो। और हमेशा कान में एक बात डाली जाती थी कि जो चाहो कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपने अंदर ये हौसला होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ज़रूरत हो हम आपकी बात सुनने के तैयार हैं, उसे समझने को तैयार हैं। डिसीजन आपका है, मशवरा हमारा है। अच्छा, एक औरत चाहे वो किस भी उम्र की होती है, माशाल्लाह इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं कि औरत तो भाई हो, फजूल में सब्जी लेनी हो नहीं हो लेकिन जमगट्टे लगा लेंगे। लाइनें लगी हुई होती हैं। सीरियसली? हाँ और क्या, आ जाते हैं, लाइनें लगी होती है, क्योंकि बाकी जो स्टाफ है वो भी औरतें हैं ना मेरे साथ, सब्जी साफ करने वाली, सब्जी लगाने वाली, तो सब्जी उनको तो देने लगता है वाली। रौनक है इधर। हाँ तो और क्या। तो फिर क्या करती हैं आप, कैसे टैकल करती हैं? नहीं, हम तवज्जो ही नहीं करते, हमें उनको वो बिल्कुल इग्नोर करना है, देखना ही नहीं है कि हमें ज़ाहिर है हमें तो काम करना है ना। हाँ। हमने वहाँ कोई ना अपना तमाशा बनाना है ना उनका करना है। हाँ। बस हमने अपना काम करना है, अपने काम में मस्त हैं, लगे हुए हैं। हाँ। तो बस अपना काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक इधर उधर से रोक टोक। और कितनी तो टोटल कितनी खवातीन हैं जो आपके साथ? 4। आपकी पड़ोसी ये वो जो भी आपकी जो भी दोस्तें मतलब आती होंगी हैं हाँ। कि भाई मुझे ज़रूरत है, जैसे मैं अपने घर की हेल्प करना चाहती हूँ। अब औरत ही औरत का समझती है ना दुख। हाँ। और फिर औरत किचन संभालती है तो औरत को ज़्यादा पता होता तो है। वो आप सारी सब्जी लेकर आती हैं और वो अपने पास जैसे एम्प्लॉय जी रख लेती हैं कि आप उनको फिर दिन की वो दे देती हैं? 8 बजे आ जाती हैं। अच्छा। मैं 2 बजे मंडी निकल जाती हूँ, वहाँ से परचेज वगैरह करते करते मुझे 7 साढ़े 7 सब्जी लेके मैं अपने तो वो उस जगह 8 पे बजे पहुंच सुबह आ जाती हूँ। जाती? जी वो और 8 बजे आ जाती हैं। वो सब्जी का ठेला लगाती है? जी वो पूरे वो फट्टे वट्टे जो है वो लगाती हैं, आहा। वो अपना काम जो है वो करती हैं। फिर वो जो पहले वाली सब्जी होती है उसको साफ करके रखती हैं। ओके। फिर दूसरी भी आ जाती है तो वो भी इस तरह से सारा वो करना। तो मैं खुद भी साथ में लगी रहती हूँ, जो खराब है जो देखने, क्योंकि करना तो ज़्यादा मुझे देखना है, क्योंकि किसी चीज़ को फेंकना है, किसको रखना है, किसको, पैसे तो मेरे लगे हुए होते हैं। तो ज़ाहिर है मुझे इसे तो कभी नुकसान भी होता है इसमें? नुकसान तो ज़ाहिर होता है। कभी कभार होता है ना कि कुछ सब्जियां नहीं बिकी, फिर आप रात को ऐसे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा होती है कि लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा है। हाँ। अब देखिए ना, मंडी में मिर्चें जो है वो 50 रुपए किलो बिक रही हैं, हरी मिर्चें। ये आप लोगों को नहीं पता होगा। अरे भाई अब प्रोग्राम महंगाई और उसका नहीं है, बहादुरी का हम ट्रैक से इधर उधर जा रहे हैं। मैं वैसे कह रही हूँ, वो तो सही है, वो आपके बिजनेस के गुण है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हम वक्तन फवक्तन अपने बच्चों को पालने के लिए मियाँ के साथ कुछ ना कुछ करती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके अंदर ये वाली चीज अम्मा अब्बा ने कैसे डाली? बस अम्मा अब्बा ने ये बोला कि हम खुद भी 8 बहनें हैं। अच्छा। 8 बहनें और 2 भाई हैं हमारे भी। तो अम्मा अब्बा भी ज़ाहिर लेबर थे, वो भी मजदूरी करते थे। तो हमने उनसे देखा कि भाई ये करना है। अच्छा, कि आपने अपनी अम्मी को भी देखा कि वो भी काम कर रही हैं? मेरी अम्मी भी बहुत मेहनत करती थी और मेरे अब्बा भी कर रहे। 8 बेटियों की शादी करना कोई आसान नहीं होता। तो मेरी अम्मी बहुत बहादुर है इस वजह से, क्योंकि उनकी बहादुरी हमें देखते हमें ये अंदाज़ा हुआ। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह शौहर भी अच्छा मिला, साथ देने वाला कि भाई आपने करना है। तो क्या जैसे ये बता रही, क्या वालिदैन का इम्पैक्ट भी आता है? जैसे बहुत सारी औरतें मैंने देखा है बहुत बुज़दिल, मियाँ को भी जवाब नहीं देती, मगर उनकी बेटियाँ जब बड़ी होती हैं तो उनको समझाती हैं आपने कैसे अपनी नंद की बात सुन ली, आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, अब्बू आपको गलत कह गए, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने ऑपोजिट देखी हैं बेटियाँ। तो क्या वालदा का इम्पैक्ट बेटियों पे पड़ता है कि वो उनकी जैसी पर्सनालिटी है? अब देखिए पढ़ता तो है, लेकिन द थिंग इज़ ऑब्वियसली सबसे अच्छा जो आप बच्चे के लिए लर्निंग मॉडल सेट करते हैं, सबसे अच्छा अपने बिहेवियर से सेट करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन सबमिसिव होती हैं और उनकी बेटियां बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की निकलती हैं, और उसकी वजह बाप पे चली जाती होंगी ना। ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि द थिंग इज़ कि जब माएँ प्यार दे रही हैं, जब वालिदैन प्यार दे रहे हैं, तो जब आप बच्चे को लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा खुद ही फलेगा फूलेगा। तो जो भी पर्सनालिटी निकलेगी वो खुल के निकलेगी। हमारे लोगों को, ये मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी, हमारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम उन्हें प्यार दे रहे हैं कि हम उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं, हम उन्हें नर्चर कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें नाजुक मिजाज बना रहे हैं। ये बात, ये वाला जो लिमिटेशन है ना, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 2 बहादुर ख़वातीन हमारे पास और मौजूद हैं, और बहुत मौजूद हैं भाई पाकिस्तान में बहादुर ख़वातीन। आप क्या सोचते हैं
खाली वर्किंग लेडीज़ नहीं भाई, खेतों में काम करने वाली भी औरतों को आपने देखा है, बच्चा हुए हुए 2-4 दिन होते हैं और फिर वो उनको लटका के खेतों में काम करने चले जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहादुर ख़वातीन मौजूद नहीं हैं, बहुत मौजूद हैं, मगर हमें और अपने बच्चों को बहादुर कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है अब थोड़ा सा हम ज़्यादा फोया भी बना रहे हैं बच्चियों को, स्किन ख़राब हो जाएगी, टैन हो जाएंगी जैसे, बिल्कुल नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो। सो मेरे पास इस वक्त 2 ख़वातीन मौजूद हैं, शनीला अहमद जो कि CPLC में काम करती हैं एंड डिज़ाइनर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम, और फिर मेरे साथ मौजूद हैं अलीशा जमील जो कि रक्षा चलाती हैं। इतनी प्यारी रक्षा चलाने वाली मैंने पहली दफ़ा देखी, हाय हाय लड़की। अभी मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, ज़रा पूछती हूँ कैसे चला पाती हूँ रक्षा यहाँ इस मुल्क में। मैं आपसे शुरू करती हूँ शनीला। शनीला की बहादुरी के बारे में हम लोगों को क्या बता सकते हैं? मेरा जर्नी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। आई वाज बोर्न, मेरा जो बचपन था वो थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट रहा। अब्बू का हमारे एक्सीडेंट हो गया एंड ही गॉट पैरालाइज्ड। तो आई वाज ओनली 15 इयर्स ओल्ड। तो वो जर्नी बहुत टफ हमने चाइल्डहुड देखा। चाइल्डहुड होने के बाद मेरी अम्मी फिर अम्मी ने बहुत करेज, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है मेरी अम्मी। अब्बू का भी मोरल बहुत हाई था, इवन आफ्टर पैरालाइज होने के बाद भी अब्बू ने काम करना छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ अपनी शॉप और अपने आप को बिज़ी रखते थे। तो वो जो अब्बू और अम्मी के साथ हमने करेज देखी, तो हमारी बहन, वी आर 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो हम लोगों ने, बच्चों ने, छोटे बहन भाई थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से फिर छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर अम्मी के साथ उनकी हेल्प की, बढ़ाया। शादी हो गई और फिर शादी होने के बाद 4 इयर्स ऑफ माई मैरिज, एक बेटी है मेरी। उसके बाद मेरी डिवोर्स हो गई। तो डिवोर्स के बाद का जो एक प्रोसेस है जो आई थिंक हमारे कल्चर में नहीं बच्चियों को पता होता। निकाहनामा भी वो सही नहीं पढ़ती भी नहीं है, उसमें क्या राइट्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं, वो हमारी आजकल की बेटियों को पता नहीं है। हम माँ बाप कोई इस तरह की अवेयरनेस या एजुकेशन पहले भी बच्चों को नहीं, आजकल तो फिर थोड़ी बहुत फिर भी अवेयरनेस, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो जो एक जर्नी है, एक वो जो आपका कोर्ट जाने का एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, आपकी जो बेटी थी वो फादर के पास थी? नहीं, मेरे पास थी। लेकिन उन्होंने केस किया फॉर द कस्टडी। तो वो जो कस्टडी का होते होते सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 7 साल हमने बेटी की कस्टडी मैंने लड़ी है। तो आपकी बेटी उस वक्त कहाँ मेरे पास थी, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो है वो उसकी कस्टडी की अपील करते रहे। फिर एक केस हो रहा है, फिर एक केस हो रहा है, फिर एक केस हो रहा है। फिर वो मैं 4 साल में हार गए हम लोग केस, जबकि लॉ ये है कि बेटी जो है 12 साल से पहले बाप को नहीं दी जा सकती, ये शरई लॉ है। लेकिन फिर भी मैं हार गई। कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, लेकिन फिर मैं बेटी को लेके भाग गई। हाँ, क्योंकि वो कस्टडी में बेटी को दे नहीं सकती थी। सो मैं बेटी को एक साथ कहीं जाके छुप गई और फिर पूरी फिल्मी स्टोरी। नहीं, तो आप जब छुपी तो आप सरवाइव कैसे की? खाना पीना, नौकरी? बस मैं नौकरी छोड़ के चली गई थी। बेटी को लिया और मैं दूसरे शहर भाग गई। और उसके बाद मैं 10 दिन बाद वापस आई, फैक्ट्री में छुपी रही। 10 दिन मैं फैक्ट्री में छुपी बैठी रही। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा, हमारी अम्मी ने मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, फिर आप दोबारा लड़ते हैं, फिर दोबारा आप सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाते हैं। तो फिर 4 साल हमने वहाँ, फिर मैंने बेटी की, हम सब लोगों ने वहाँ पे कस्टडी का पूरा केस किया। और फिर छोटी बच्ची को आप उधर लेके जा रहे होते, ये बहुत मुश्किल काम है। सारे वो पूरे एक फैमिली कोर्ट होता है, लेकिन वो सारे वहाँ पे केसेस आ रहे होते हैं। कराची में लोग भी जी बिल्कुल होते हैं। उसके बाद फिर इससे पूरे 7 साल के जर्नी में फिर ये भी होता है, आप जब आप इतनी वर्स्ट डिवोर्स हो रही थी, तो फिर उसके बाद आपके थाने वाने के चक्कर भी लग रहे होते हैं। ठीक है, फिर वो आप अजीब थाने भी मुझे जाना पड़ जाता था बेटी की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ 7-8 थाने। तो कुछ लोग जो है डिवोर्स के बाद ना एक दूसरे को सुकून नहीं लेने देते। जी बिल्कुल। वो कहते हैं तंग करो इसको, जितना तंग करना है उसको। वो देखिए ना, तो कुछ डिवोर्सेस होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे हस्बैंड्स होते हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। नहीं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नहीं हुई, ना हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि ना इसको जीने देंगे ना खुद जिएंगे। तो क्योंकि वो भी तो डिफिकल्टी में होते हैं, बिल्कुल। जिन्होंने केस किया होता है वो खुद भी तो नहीं, उनको भी तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते होंगे। पर उनकी करेज ये होती है कि मैं बस इसको तंग करूं। बिल्कुल। और आपकी करेज, आपकी मोहब्बत थी, आपकी ममता थी। सब अम्मी की सपोर्ट, बहनों की सपोर्ट, उनके बगैर तो फिर ये सब चीज़ें नहीं अकेली मैं फेस कर सकती थी।
तो अम्मी की, बहनों की, भाई, खाला, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे इस पूरे प्रोसेस में। तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? अब मेरी बेटी की शादी हो गई, शी इज़ 25 माशाल्लाह, ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं बेसिकली डिवोर्स्ड 24 ईयर्स। हमने अकेली, मैंने पाला उसको, सारी पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, उसको दुबई भेजा, ऑस्ट्रेलिया गई वो, उसको अच्छा मास्टर्स करवाया, एवरीथिंग सारा पूरी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक आपकी सिंगल जिंदगी औरत हो, बनी ना डिवोर्स, बनी, लेकिन आपने अपनी बेटी की जिंदगी बना दी। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर औरत डिवोर्स ही भी हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह में फिर रास्ते खोलता है। मैंने उसके बाद पढ़ा, फिर मैंने कंप्यूटर सीखा। वो ज़माना ऐसा नहीं था कि आपकी एजुकेशन इतनी बड़ी हो, आपको कंप्यूटर्स आते हो, उस वक्त तो नए नए आ रहे थे। Exactly. तो वो सब आपने सीखना होता है। फिर आप जॉब करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग कहाँ पे मैंने, आई थिंक मैंने मल्टीनेशनल में 25 साल काम किया। आई वर्क इन लेनोवो, मोटरोला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज में मैंने काम किया है। हाँ, हाँ। और अब जो है मैं एक वॉलंटरी काम करती हूँ CPLC में, Okay. एज अ साउथ मेंबर। अच्छा तो वहाँ पे मैं लोगों की, अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि आपके अंदर ये जो ब्रेवरी वाला एलिमेंट तो था, ये उस वक्त जब शादी हुई थी तब भी था या बाद में उजागर हुआ है? कभी कभार कुछ जज्बात, कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स आपकी दबी हुई होती हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर एकदम आप खुद हैरान हो जाते हैं कि मैंने कैसे कर लिया। ये अब जब हमारे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ा सा फ़ौरन करेज आ गई थी। हाँ। तो लेकिन उसके बाद इतना पता नहीं था कि इतने ज़्यादा स्टैंड्स ले लूँगी और इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से अल्लाह मियाँ दे देगा। तो उस वक्त नहीं आइडिया था। बाद में ये सब जैसे जैसे हालात और जैसे जैसे ये चीज़ें फेस की तो आप और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली गई फिर मैं। इस तरह से फिर ये मैंने फेस किया है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ बचपन में अम्मा अब्बा ने तो ऐसी सिखाई होगी जिसकी वजह से वो बीज तो बचपन से ही बोया जाता है। अब्बा और अम्मा दोनों हमारे बहुत स्ट्रांग हैं। मेरी अम्मी एक आर्ट गैलरी रन करती हैं, वो भी तब उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस जब अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। अब्बू भी एक्सीडेंट होने के बाद 17 साल पैरालाइज रहे, लेकिन व्हील चेयर पे शॉप पे भी जाते थे, अपना बिजनेस भी करते थे, व्हील चेयर पे, बेड पे। तो वो दोनों माँ बाप इतने अगर आपके स्ट्रांग हो तो आपके बच्चों के अंदर भी देख रहे होते हैं और आप सीख रहे होते हैं कि भाई किसी हालात में भी अम्मी अब्बू ने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो हम भी ज़रा इस सारी मुश्किलात का डट के मुकाबला करेंगे। सो दैट्स इट। और पता नहीं काम, जैसे मुझे लगता है जब औरत माँ बनती है तो माँ के साथ साथ वो शेरनी भी बन जाती है कि जब उसके कब को, जब उसके बच्चे को कोई कुछ करे तो फिर पता नहीं कहाँ से ताकत। अपने लिए कभी कभार औरत बुज़दिल होती है, बच्चों के लिए बहादुर हो जाती है। उन्हें हम फिल्मों में दिखाते हैं, अपने लिए सारी ज़िंदगी कुछ बोला नहीं, बच्चों के लिए एकदम मियाँ के आगे ज़बान खोल के खड़ी हो गई और वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी बहादुर कहाँ से आ गई। तो औलाद की वजह से भी शायद चीज़ आ जाए। बात कर रही थी कि बाज़ माएँ जो हैं अपने शौहर के सामने बोल नहीं, बीवियाँ जो हैं शौहर के सामने नहीं बोल रही होती, लेकिन उनकी बच्चियाँ उनके ऑपोजिट होती हैं। तो वो माँ को देखकर कि हमारी माँ किस किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, हमने ऐसा नहीं होना। तो वो कभी कभार वो ये काम कर रही वो जो देख रही होती है उससे ऑपोजिट भी चली जाती है कि हम इनके साथ जो जाती हो रही है वो हम अपने साथ नहीं होने देंगे। तो वो चीज़ें भी बच्चियों को पढ़ाई, माशरा के। अच्छा, अक्सर आप देखेंगे अगर आपकी 3 बेटियां, 4 बेटियां या बेटियों की तादाद ज़्यादा, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होगी। उनमें से कोई फितरतन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक होती है। वो सारी बहनों को, किसी बहन ने को कुछ कह दिया किसी ने, तो वो खड़ी हो जाती है उस बहन की। तो ये क्या पैदाइशी भी होता है क्या ऐसा? कुछ क्वालिटीज़ तो इनेट भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अब जो न्यू रिसर्च आ रही है उसमें ये है कि जैसे जो भी मेरा बिहेवियर होगा वो मेरा DNA भी बदल रहा है। सो एंड दैट DNA इज ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो जो पेरेंट्स के बिहेवियर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो इनेट बिहेवियर्स होते हैं डेफिनेटली, और इनेट पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। बट डेवलपमेंटल फैक्टर्स का भी हाथ बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आयशा जो हैं, अलीशा जो हैं वो रिक्शा चला रही होती हैं। कब से चला रही हैं अलीशा? मैं 2 ईयर से चला रही हूँ। 2 साल से जी। मेरे अब्बू शुगर पेशेंट थे। अच्छा। तो वो मेरे साथ बैठते थे तो मैं रिक्शा ड्राइव करती थी, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, हम 6 सिस्टर हैं। अच्छा। मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। और बहनों की शादी हो चुकी है। अच्छा। तो फिर घर में मुश्किलात आई क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था, अब्बू शुगर पेशेंट थे। हाँ। फिर हम लोगों ने जो हमारा घर था वो अब्बू की बीमारी की नज़र बेच दिया था। अच्छा। जो कुछ पैसे रह गए थे फिर हमने रिक्शा ख़रीद लिया था। हाँ। क्योंकि मैं और मेरे अब्बू जो हैं, मेरे अब्बू मेरे साथ बैठते थे और मैं रिक्शा ड्राइव करती थी। अच्छा।
फिर रक्षा चलाना शुरू किया क्योंकि घर की सोचा कैसे तुमने कि रक्षा चलाऊं मैं? अब्बू ने कहा या तुमने कहा कि मैं प्लीज रक्षा चला लूं? जी बस अब्बू की भी ख्वाहिश थी क्योंकि बेटा तो कोई नहीं था, उनकी भी ख्वाहिश थी और मेरा भी यही था कि भाई मैं अपने अब्बू के जो है तो ना तुमने बेटा यही चीज क्यों चूज की? बहुत सारी होती ना, मैंने देखा है अक्सर तो लड़कियां अम्मा के साथ सिलाई कढ़ाई शुरू कर देती हैं, कपड़े सीना शुरू कर देती हैं। तुमने ये एक स्टेप ही बहादुरी का है कि मैं रक्षा चलाऊं। जी लोग सड़क क्रॉस करते हुए भी लड़कियां कुछ डरती हैं जी। और तुम तो सड़क पे आ गई, वो भी रक्षा लेकर। जी बिल्कुल, मैं हर जगह जो है मैं जाती हूँ, ड्राइव करती हूँ, सवारियाँ बिठाती तो हूँ। वही मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि तुम सिलाई कढ़ाई के बजाय इस तरफ कैसे आई? क्या अंदर तुम्हारे ऐसी चीज? क्योंकि मैं पढ़ती थी, पढ़ाई मेरी छूट गई थी क्योंकि मैंने 8 तक पढ़ा है, फिर मैंने अब्बू मेरे बीमार हो गए थे, इस वजह से फिर पढ़ाई छोड़कर, और अब्बू का भी यही था कि भाई मैं किराए का घर था तो हम खर्चा तो चलाना था घर का। खर्चा चलाना, क्योंकि वो शुगर पेशेंट थे, वो तो कुछ काम नहीं कर सकते थे। तो फिर इस वजह से मैं भी देखती थी कि भाई लोग कहाँ से क्या, मतलब लड़के जो हैं बाहर ड्राइव करते हैं, मुझे भी शौक आया कि भाई मैं भी चलाऊं रक्षा। और अपने घर डर नहीं लगा? डर लगा शुरू में जो है। अब्बू मुझे हौसला देते थे कि आप ही मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो और आपने ही घर चलाना तो है। क्या जो तुम पैसेंजर्स बैठाती हो वो लड़कियां होती हैं या आदमी भी बैठ जी जाते हैं? लेडीज़ होती हैं और उनके साथ अगर फैमिली के मेंबर साथ हों तो फिर जेंट्स में साथ बिठा देती हूँ। तो क्या होता है, रक्षा कहीं कहीं पार्क करती हो कि सवारी मिले? जी, या लोग तुम्हें फोन नंबर भी ले लेते हैं कि भाई हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे? जी फ़ोन नंबर वगैरह भी लेते हैं और जो मतलब मैं खड़ी होती हूँ जहाँ पर, वहाँ से फिर सवारी उठाती हूँ और जाती हूँ और अपना घर का गुजर बसर। अक्सर हमारे यहाँ के मर्द जो हैं, जो कि मुझे इनकी बात ये बहुत बुरी लगती है, बहुत अच्छी बातों के साथ एक बुरी बात उनमें ये है, चाहे वो मेरे अब्बू हों चाहे वो मेरे मियाँ हों, आगे कोई गाड़ी गड़बड़ चल रही होगी तो बोल देंगे कोई ज़रूर ड्राइवर औरत होगी, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात। जो भी ये बोलता है बहुत बुरी लगती है मुझे बात, असल हो या नकल हो पर बुरी है। आप कैसे फोकस कर सकते हो कि जो गाड़ी ख़राब चला रही होगी वो औरत ही होगी? तो तुम्हें नहीं ये बातें सुनने को मिलती? जी शुरू में बहुत हुआ था क्योंकि लोग जो है बहुत हैरान से देखते थे कि भाई बच्ची ये रक्षा चला रही है। मैं कुछ लोग तो बैठते ही नहीं होंगे बच्ची हमें एक्सीडेंट ही ना करवा दे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं 17 इयर्स की थी और ना मैं कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ था, तो मुझे कोई और जॉब का कोई वो नहीं लग रहा था कि मैं लग सकती हूँ। फिर मैंने यही किया कि रक्षा चलाकर फिर इस तरह घर को चलाती रही और अपने अब्बू का साथ देती रही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो तुम शुरू से इसका मतलब थोड़ी बहादुर तो होगी? जी पहले मैं जो है जब अपना घर था ना, फिर हम लोग जो है अब्बू जो है बिरयानी की रेडी लगाते थे और मैं उनके साथ जो है हेल्प करवाती थी। अच्छा, थोड़ा तुमने फिर दुनिया देख ली थी? जी। अगर बच्चियों को थोड़ा सा ऐसा है ना कि दुनिया ही दिखा दें, बिल्कुल एकदम घर में बंद करके रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है एकदम कोई वक्त पड़े बाहर निकलना। सो यहाँ इनकी बातों से मुझे यही लगता है कि बुरा वक्त पड़ता है तो सबको आ ही जाता है कुछ, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत पहले से अगर तैयारी करवा देना माँ बाप तो शायद वो वक्त इतना मुश्किल ना कटे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात आज हम बहादुर ख़वातीन से करवा रहे ताकि हमें पता चल सके कि उनकी परवरिश में उनकी पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया जो हम अपने बच्चों में भी डाल सकें। सो हमारे पास मौजूद है सना उरूज जो कि फूड पैंडा राइडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ जी। सो वही वाली बात, पता नहीं आई डोंट नो हम कितना उन ख़वातीन को हम बहुत बहादुर समझते हैं जो सड़क पे निकल आती हैं और क्योंकि स्पेशली कराची की ड्राइविंग कहते हैं जिसने कर ली, पूरी दुनिया में उसने ड्राइविंग कर ली, स्पेशली बाइक राइडर। हाँ, अब बाइक राइडर का काम और भी मुश्किल है क्योंकि उसे नए नए एड्रेसेस भी ढूंढने, और लड़कियों को तो मतलब लाइक कितना भी आप ड्राइव भी कर लें लड़कियों को रास्ते नहीं पता होते, तो ये थोड़ा डबल मुश्किल काम है। तो आप कितना अर्से से कर रही हैं? तकरीबन 5 साल का अर्सा होने वाला है। अच्छा। फूड डिलीवरी सर्विस राइडर। मैं बैंक में जॉब कर रही थी पहले, उसके बाद सेपरेशन के बाद बच्चे की लुक आफ्टर करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस वो 9 करनी to पड़ 5 रही थी। जॉब होगी ना? जी, फिर जब मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, तो फिर मैंने डिसीजन लिया तन्हाई में बैठ के कि ऐसी कौन सी जॉब मैं ज्वाइन करूं कि जिससे मैं अपने बच्चे को भी क्वालिटी टाइम दे सकूं। अच्छा। बच्चा भी डिस्टर्ब था। हाँ। और अब तो माशाल्लाह वो स्कूल गोएंगे,
फिर मैंने ये इंतखाब किया फूड डिलीवरी सर्विस। फूड डिलीवरी में कैसे आप अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं? मैं जब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत होती है मैं उस टाइम घर पे चले जाती हूँ। बेबी टेकर के पास होता है, लेकिन स्कूल में पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मैं उसको देती हूँ। ओके। और ट्यूशन वगैरह भी मैं खुद ही उसको देती हूँ। तो बच्चे को मेरी ज़रूरत है। आपको तो पता है कि पेरेंट्स की ज़रूरत बच्चे को हर एज में होती है। आपकी जो टाइमिंग है वो क्या होती है ऐसी कि आप उसको कैसे मौजूद होती हैं उसके पास? मैं मॉर्निंग में उसको स्कूल ड्रॉप करते हुए अपनी शिफ्ट स्टार्ट करती हूँ। ओके। फिर जब शिफ्ट में वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट एंड करती हूँ 1:30 PM, उसके बाद फिर बच्चे को पिक करते हुए घर आ जाती हूँ। फिर बच्चे को घर का खाना वगैरह प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि मैं खुद शेफ़ भी हूँ। उसके बाद फिर दिन में उसको टाइम देती हूँ, उसे स्कूल का जो होमवर्क वगैरह है वो सब कुछ करवाती हूँ। फिर इवनिंग की शिफ्ट में स्टार्ट करती हूँ तकरीबन 6 बजे 7 बजे समटाइम। अच्छा, ये आपके अपने ऊपर है। और इस तरह की जॉब को इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती, तो आपको लगा कि आपकी जॉब और आपकी ज़िंदगी बच्चे के साथ ये बैलेंस गुजर सकती है? बिल्कुल। और इस तो आपने क्या बाइक चलाना सीखी होगी? मैंने बाइक चलाना खुद सीखी। हाँ। और स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मेरे एक दिन में 3 एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन मैं बैठी नहीं, मैं खड़े हो गई। आपको आइडिया कैसे आया कि अब मैं इस वक्त जो है ज़िंदगी जहाँ मुझे कार्व कर रही है, मैं अब ये करती हूँ? किसी भी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, मजबूत बनाना हो, आप उसको बेसहारा छोड़ दो। हाँ। और स्पेशली जब किसी शख्स ने लाइफ में बहुत अच्छा टाइम गुजारा हो और एकदम से उसके पास इतना मतलब लाइफ में जवाल आ जाए, तो इंसान लाजमी खुद तो कहते हैं ना ठोकरें लग के इंसान मजबूत होता है। मुझे लोगों ने मना किया बाइक चलाने से एक तो, और फिर ये जो जॉब है वो बहुत टफ जॉब है। और कराची वाले खुद भी बैंक में एसी में बैठ के तैयार होके लोगों से बस अच्छे से बात करना और काम करना। पहले मैं ऑफिस वर्क कर रही थी। हाँ। और एक जगह बैठे बैठे मुझे कॉफ़ी और लंच वगैरह सब कुछ मिलता था, और मैं भी ये बात सोच सकती थी कि मैं क्यों बाइक चलाऊं। और स्टार्टिंग में लोगों ने बड़ा परेशान किया। मैं पाकिस्तान की वो राइडर हूँ जो लेट नाइट डिलीवरी सर्विस भी करती हूँ। ओह माय गॉड, कैसे? रात के 3:30 बजे। आपको तो पता है कराची वालों को भूख 12 के बाद ज़्यादा लगती है, और इसमें चार्जेस भी हमें 12 के बाद ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो 3:30 बजे मैं अपनी शिफ्ट एंड करती बच्चे हूँ। को सुला के आप? नहीं, बेबी टेकर के पास होता है, उसको ड्रॉप करके मैं। अच्छा। और लोग बड़े हैरान और परेशान होते हैं मुझे देख के, लेकिन अब तो माशाल्लाह से काफ़ी जान चुके हैं लोग मेरे बारे में। और मैंने कराची के डेंजरस पॉइंट भी किए हैं, डेट लीज पॉइंट जिसे कहा मार्शल आर्ट्स जाता है। वगैरह सीख ली थी? क्या किया था? बहुत कुछ लोग मुझे नाम दिए हुए हैं लोगों ने, और शेरनी के नाम से लोग जानते हैं मुझे। जी। सो शेरनी, अभी भी आप रात के 3 बजे डिलीवर करती हैं खाना? मैं अभी इस शो में आई हूँ रात को। कल मैंने 3:30 बजे शिफ्ट अपनी एंड की थी। और यहाँ तक के PCHS का एरिया रात को जैसे कि 9 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट की, सुबह 11 बजे तक, यानी कि 24 घंटे जिन एरियाज़ में फूड डिलीवरी सर्विस की जो है वो आपको सहूलत फराहम की जाती है, उन एरियाज़ में यहाँ तक कि आउट ऑफ सिटी भी बाइक पर गई हूँ मैं, हैदराबाद। ओए होए होए भाई, वो प्रूफ है, वो लोगों ने देखा है। ये वो वाली बच्ची जो नाजुक मिजाज पाली गई बहुत थी। बहुत और जब मुश्किल वक्त आया तो उसने बना दिया शेरनी। बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी मैंने। और उसके बाद और फिर एजुकेटेड होने के बाद इंसान ये सोचता है ना, मैं क्यों ये डिसीजन ले लूँ। लेकिन एक कामयाब इंसान, अगर मैं ये सबको यही कहूँगी कि अगर बनना है ज़िंदगी में, कैसा भी टाइम आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखें बारिशें कराची में होती हैं तो कितना, आप देखें सिचुएशन कैसी होती है, रास्ते कितने ख़राब हो जाते हैं। बारिश के बगैर ही रास्ते इतने ख़राब हैं। और बारिश के बाद मिसाल के तौर पे मैंने अपनी शिफ्ट स्टार्ट की, मेरा ऑर्डर लगा, उस वक्त हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। और ये रात के टाइम की बात हो रही है और तेज़ बारिश हो गई। अब जो ऑर्डर मैंने पिक किया है, क्योंकि टारगेट बेस्ड जॉब भी होती है, शिफ्ट जब हमारी स्टार्ट होती है, वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाना है हर हाल में। उन तेज बारिशों में जहां ये पता नहीं चल रहा होता कि रास्ते में बस एक टास्क है ना जो आपने अकम्प्लिश करना है। बिल्कुल। अब हमारे पास मौजूद है यहाँ जेसिका परवेज, जो कि रेस्क्यू 1122 पे मौजूद है। फायर फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम जेसिका। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुनिए, मुझे नहीं पता था कि क्या फायर फाइटर की जॉब लड़कियों को भी मिल जाती है। जी, ये फायर फाइटिंग की जॉब ये अभी कराची में हुआ है कि ये गर्ल्स भी इसमें आ रही हैं। हमारा फर्स्ट बैच था, बहुत मुश्किल हुई कि हम
ये सुनने में हैरानगी आती है कि लड़की और फायर फाइटिंग, हाँ लेकिन जिस तरह से हम ट्रेनिंग पर गए हैं, हमें वहाँ पर ट्रेन किया गया और बाकायदा हम यहाँ पर आके मर्दों के शाना बेशाना काम कर। तुम्हें कैसे शौक हो गया कि मैं फायर फाइटर बनूं? तुम ट्रेनिंग पे कैसे चली गई? मैं बहुत ख़ानदान की सबसे छोटी हूँ और बहुत नाजुक मिजाज की थी और फैमिली में बहुत दबाव था ख़ानदान में भी कि कैसे करोगी तुम, क्योंकि शुरू से ही आपको पता है लड़कियों को नाजुक समझा जाता है। तो बस यूनिफॉर्म फील्ड का भी हिस्सा बनना था, भाइयों को अच्छा, आगे। तुम्हें शौक था? मुझे शौक कि मैं भी था। यूनिफॉर्म पहनूं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेवी हो या आर्मी या जी, फिर जी। फायर फाइटर ही। तो इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। मैंने कहा पढ़ते जाओ। तो जिस तरह से रेस्क्यू 112 की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आई, मैंने नेट पर सर्च किया इसके बारे में, फॉर्म वगैरह खुद फिल करके आगे दिए। अच्छा, उस वक्त जब तुमने फॉर्म फिल किया तब तुम नाजुक मिजाजी लड़की थी? बस हाई कॉकरोच आया तो ऊपर चढ़ गई, छुपकली देखी तो चीखें मारी, ये वो वाली लड़की थी? जी। ओए होए। भाइयों ने बहुत कहा नहीं कर पाओगी ये वो, बहन का बहुत सपोर्ट था हाँ। कि एक बार जाओ। फिर लाहौर नहीं जाने देते थे, हमारी ट्रेनिंग लाहौर में हुई है, सबसे बड़ी एकेडमी वहाँ पर रेस्क्यू 112 सर्विस की। तो सब ने मना किया, लेकिन बहन ने बहुत सपोर्ट किया, गए आगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ख़ानदान में भी हैरानगी मतलब होते रहे सब कि कैसे आगे चलेगी है, एकदम से इस फील्ड में आ गई है। तो बहुत मुश्किल वक्त था इन सब से गुजरना, घर वालों से दूर रहना, लेकिन वो जोश जज्बा लेकर गए थे कि आगे जाना है। कि तो अभी तुम्हारा फर्स्ट बैच है? जी, तो फर्स्ट क्या बैच। तुमने अभी तक ऐसी क्या चीज़ें कर पाई हो? तुम्हें कोई ऐसा मौका मिला है अभी? बिल्कुल। हम लोगों ने फ्रंट लाइन पर होकर फायर फाइटिंग की है। बहुत से ऐसी एमरजेंसीज आई हैं जहाँ पर हम लोगों ने रिस्पांस किया है। काशिफ सेंटर था जहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, वहाँ पर भी हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है, रेस्क्यू करवाया? जी, रेस्क्यू करवाया सब लोगों को। बहुत सारी वहाँ पर भी परेशानी हुई, बहुत से पॉजिटिव हमें आए लोगों की तरफ से। तो काफ़ी लोगों के ऐसे नेगेटिव भी कमेंट थे कि लड़की हो के ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मसले मुश्किलात। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग क्या जी। कहते हैं कि ये तुमने क्या फील्ड चूज़ कर ली है? आग है, खुदा ना खास्ता चेहरे को कुछ हो गया। लड़कियां तो थोड़ा इस चीज़ में डरी होती हैं और उनके माँ बाप भी, शादी होनी है, ये है तो चेहरे को कुछ ना हो जाए, जिस्म को कुछ ना हो जाए, हाथों को ये सब चीज़ें कैसे तुमने फेस की? ये हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग टेक्नीशियन हमें वहाँ पर रेस्क्यू 112 अकेडमी में करवाई गई है प्रॉपर स्किल्स के साथ। तो हमें मतलब हम वेल ट्रेन है, हमें पता है कि किस तरह हमें आगे आग में जाना है, कौन सी आग पेट्रोलियम की है, डीजल्स की है, किस तरह से उसको कवर करना है, अच्छा, ये फॉर्म सारी से करना चीज़ें है, आपको किस सिखाई मिकदार जाए। में, ये पूरी हमें वेल ट्रेन करके भेजा गया है। तो कभी किसी रिश्तेदार ने आके कहा लो ये नाजुक मिजाज लड़की कहाँ ये इतना ऐसा बहादुरी वाला काम अब कर रही खुश है? होते हैं। हाँ। और तुम्हें कैसा फील होता है? मुझे भी बहुत फील होता है कि मैं मतलब एक नाजुक सी थी और अब मैं ऐसी ऐसी जगह मतलब एमरजेंसीज पर रिस्पांस कर रही हूँ जहाँ आम लोग जाने से भी डरते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। और मैं बाकी गर्ल्स को भी यही बोलूँगी कि इस फील्ड में आएँ और अपने आप को फ्रंट पर लाकर मर्दों के शाना बेशाना काम करें। ज़बरदस्त भाई, प्राउड ऑफ यू। जी, मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं शमा शम्स जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। आइए भी इनसे बात करते हैं। आप जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा ये है जर्नी मेरी इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैं पहले जॉब करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो अगर चाहें तो, जब थोड़ा सा उनका बिज़नेस था कि आप चाहें तो छोड़ दें, लेकिन क्योंकि मैं पहले से करती थी, क्योंकि फादर मेरे ये थे कि आप अगर करना चाहते हैं कोई काम तो करेज होनी चाहिए आपको हर चीज़ करने की। पेरेंट्स ने कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया कि ये ना करें, तो करते रहे। फिर उसके बाद जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा सोसाइटी में एक चीज़ है कि लोग समझते हैं कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। तो मैं एक रेनाउंड स्कूल में थी, तो वहाँ पर थोड़ा था एक मैंने देखा कि एटीट्यूड्स लोगों के थोड़े चेंज होने लगे, जैसे कि बस अब ज़रूरतमंद हैं, अब जैसे भी चाहें आप उनको ट्रीट करें। वो थोड़ा मुझे लगा, हालांकि मेरे बच्चे वहाँ पर ज़ाहिर है हमें एम्प्लॉय होते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन आई हैव रिज़ाइन कि मैंने कहा नहीं, मतलब सेल्फ़ इस्टीम और आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो थोड़ा आपको हर्ट करे तो फिर आप सोचते हैं कि बेहतर है कि आप जगह चेंज कर लें। फिर मैंने वो जॉब स्विच की और फिर दूसरी जगहों पर गई, लेकिन बच्चों को मैंने वहीं पर पढ़ाया। मैंने कहा नहीं, इनको जो है वो यहीं पढ़ाना है मुझे। और माशाल्लाह से एक बच्ची मेरी NAD यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हैं, BS कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी में, एक A लेवल्स में।
तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया कि साथ साथ कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप जॉब सारी लाइफ नहीं कर सकते आप। थोड़े जंप्स, बड़े जंप्स जो है वो अगर बिजनेस आपका चल जाता है तो फिर, और बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते। आप थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी है डायनामिक कि रिस्क आपने लिया। जब तक आप रिस्क नहीं लेते आप मतलब आप मूव ऑन नहीं कर रहे ना, आप चाह ही नहीं रहे कुछ करना। कुछ करेंगे तो अगर फेलियर भी है तो फेलियर इज नॉट, फेलियर एक्चुअली नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। एक्चुअली फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अब फेलियर होता है तो फिर आपको पता चलता है मुझे इसके अगेंस्ट में अब मजीद अपने आप की स्ट्रेंथ को कहाँ यूज करना है। तो मैंने, और आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ आई फैसले लेने की, ये कैसे आई? आपने एनालाइज किया कभी? जब आप कुछ बन जाते हैं फिर आप ये सोचते हैं कि मैं ये बहादुर अगर बनी तो मैं कैसे बनी? ये मेरी अम्मी ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली, ये मेरे अब्बू ने या मेरे मियाँ ने या मेरे बेटों ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली, बच्चों ने। मेरे एक्चुअली ना मेरे फादर ने कभी कुछ मना नहीं किया हम लोगों को। और जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि एक बहन भाइयों में एक कोई होता है जो हर किसी के लिए खड़ा हो जाता है, फितरतन। तो वो फितरतन मेरे प्रोफेशन में भी है कि मैं अपने टीचर्स हैं हमारे, हम लोग साथ होते हैं, तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है मेरा कोई मामला नहीं, लेकिन मुझे ये कहना है कि वो गलत उसके साथ नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बोलें अपने लिए। तो ये है। तो एक छोटे सा वाक़या सुनाऊंगी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, मेरा भाई, अब लड़के होते हैं वो एक जगह अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में कोई चले गए थे और हम लोग वेट कर रहे हैं, अब्बू हमारे वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। मदर की मेरी बहुत अर्ली एक्चुअली डेथ हो गई, तो हम लोग सभी रिस्पॉन्सिबल थे उनके, बहुत लेट हो गया। अब्बा ने मेरे कहा, मतलब बहुत, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन कभी होता है ना कुछ ज़रूरी नहीं है हमेशा हर चीज़ सही हो। उन्होंने कहा कि मेरी बहन से कि जाओ तुम पता करके आओ, वो नेबर्स में होता था उसका दोस्त। मैंने कहा ये क्यों जाएगी इस वक्त 1:30 बजे रात को, ये नहीं जाएगी। क्या तुम्हें तो, मैंने कहा अब्बा तो ये क्यों जाएगी आप, दूसरा मेरा भाई सो रहा था एक्चुअली। अब मैंने कहा ये उठेगा उसको बोले आप, वो जाएगी, वो जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगी। तो मतलब ये थोड़ा सा एक होता है ना, एक कोई बहन भाइयों में जो मतलब थोड़ा बोलने वाला, ये भी एक बहादुरी है कि आप सही टाइम पे बोले उस वक्त। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते। अपने लिए नहीं मैं बोल सकती कि अगर कुछ हो रहा हो तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा, मैंने बहुत अभी 4 सालों में अपनी जॉब्स के साथ एक चीज़ नोट की कि आप जब तक अपने लिए खुद फाइट नहीं करते ना, लोग आपको हमेशा प्रेशराइज करते हैं। तो मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया, मैंने लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट किया था कुरैशी वर्क का बिजनेस। पहले मैं सोची थी मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं हमेशा एजुकेशन के अंदर रहूँगी, ट्रेनिंग्स दूंगी, पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं कोई और काम नहीं करूँगी। मतलब एक होता है इंसान का कि ऑरा होता है उसको, और उसी फील्ड के अंदर वो रहना चाहता है शख्स। तो मगर मैंने अपने आप को कहा नहीं, मेरा ये स्किल है तो मैं इसको यूटिलाइज करूँ, और मैंने स्टार्ट किया। शुरू में थोड़ा, जाहिर बात है आपको पता है, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं ज़रूरी नहीं है वो सेल आउट हो जाए। उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की उसमें मैंने एक बात ध्यान दी कि आप इसको ना छोटे का ये सोच के ना सेल आउट कर दें कि नहीं ये सेल नहीं हो रहा, अगर इसके प्राइस उस तरह हैं, अब उसके प्राइस कम, हैंडीक्राफ्ट है ये, इट्स प्रीमियर क्वालिटी यू आर सेलिंग। तो अच्छा, मैं अब चलना चाहूँगी अगले गेस्ट की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो एक बहादुर रह ना जाए मेरे शो पे। तो परवीन आसिफ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और परवीन आसिफ ब्यूटिशन है। अच्छा, ब्यूटिशन है, और खतरनाक इलाके से जिनका आप सुनते हैं, जब हंगामे होते थे ना, इसीलिए तो उस इलाके में कटी पहाड़ी, जी बिल्कुल, कटी पहाड़ी है ना, वहाँ पे आपने अपना सैलून शुरू किया? नहीं, वहाँ से मैंने सैलून अपना, हाँ, घर से ही स्टार्ट किया था पहले मैंने। तो बेसिकली वहाँ पर आपको पता है ख़तरनाक भी है, फिर वहाँ की जो वहाँ के थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा। वहाँ जो सब लोग रहते हैं, आपको पता है किस तरह का माहौल है, पहाड़ियों के ऊपर घर बने हुए, जी, एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ पर लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो बाहर निकल सकें या वो कोई काम करने जा सकें, या फिर वो तो देखते ही ऐसे हैं कि अच्छा ये बाहर जा रही है, मतलब ये होता ही ऐसे है, मर्द पूरा अल्ट्रासाउंड होता है फिर कि बिल्कुल। और लेकिन इसमें मेरी अम्मी का जो है ना, और मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार। आपकी रिहाइश उधर ही थी? हमारी रिहाइश। अच्छा, और फिर आपने कहा कि मैं यहाँ में कुछ करना चाहती हूँ, निकलना था मुझे वहाँ से। तो आपने ये नहीं सोचा मैं घर में सैलून खोलूँगी, लेकिन फिर मेरे पास आएगा कौन? नहीं, मैं असल में सिर्फ घर का सैलून नहीं था ना, मैं होम सर्विस पे भी जाती थी। अच्छा, होम सर्विस पे भी जाती थी, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मुझे अपना जो है एक अच्छा और एक बड़ा सैलून, और बाहर जो है वो अपना सैलून करना है। तो खैर वो ही अपना
रूटीन में अपना छोटा वो मेरा जो घर का सैलून था वो दिखा, उसके बाद जो है वो मैं होम सर्विस पे निकलती थी। होती थी मुश्किलात भी बहुत होती थी बाहर निकलते हुए, ख़ानदान वाले भी सब, असल में जैसे हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, हम वहाँ सब लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, हमारी अम्मी ने पढ़ाया और जो है वो देखिए वो बच्चे डिफरेंट ही निकलते हैं। हाँ, है ना। और ख़ानदान वाले बोलते थे कि मतलब लोग बोलते थे, ख़ानदान वाले भी, मतलब कुछ उसमें लोग ऐसे हैं कि बोलते थे कि अब देखते हैं, पढ़ा रही हैं बच्चियाँ, बाहर जा रही हैं। अभी भी मेरी सिस्टर जो हैं सब बातें बनाते हैं, बोलते हैं कि ये बाहर जा रही हैं, अब देखते हैं ये लोग क्या करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम के साथ जो है वो मतलब देखिए आप माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जिस भी इलाके में रह रही हो, जिस भी मुल्क में, जिस भी शहर में रह रही हो, गांव में रह रही हो, अगर माँ आपकी है ना कुछ मतलब वुमेन ऑफ सब्सटेंस है अगर, जी बिल्कुल, तो वो अपने बच्चों को, चाहे वो खुद पढ़ी लिखी हो या ना हो, मेरी वालदा ना ये कुकिंग करती थी घरों में, तो वो बच्चों को बना देती है। बस उसकी ये सोच होनी चाहिए कि मैं नहीं कुछ कर सकी मगर मुझे अपनी जनरेशन को, अपनी औलाद को करना है। और अगर हम अपने अम्मा अब्बा से उनके माँ बाप के किस्से सुनते हैं तो यही सुनने में आता, अच्छा जी मेरी तो नानी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने सारे बच्चों को पढ़ाया, मगर उन्होंने पाला ऐसे, हमें ऐसे कॉन्फिडेंस दिया। सो ये करेज सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, ये करेज आपस के सपोर्ट सिस्टम से आती है। मैट्रिक की हूँ और जो है वो हमारी फैमिली में तो वैसे था शुरू से, जैसे अब था भी कि शादी करनी है, मेरा भी यही था कि मैट्रिक के बाद बस शादी ही करनी है, और वो था कि मैट्रिक पर ही नहीं, मैट्रिक कर लिया। तो उसके बाद अम्मी ने भी शादी ही करनी थी, सोचा हुआ था उन्होंने, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी कि वो उस बैकग्राउंड में उन्होंने हमें पढ़ाया और हमें आगे ले जाने की जो उनकी कोशिश थी उसमें अम्मी का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। बाकी जो है ये होम सर्विस जाना मुश्किल था, आपको पता है, डिफरेंट जाहिर है, अलग अलग जगहों पे जाना होता है, घरों में जाना, पता नहीं घर का माहौल कैसा है जाना। सो ये एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। और मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन मेहनत से काम कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मेरा जो ख्वाब था मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला। और इसी तरह ये तो बहुत कम ख़वातीन इस वक्त मैं बुला पाई हूँ अपने शो पे, लेकिन बहुत से ख़ानदानों में, बहुत से इलाकों में बड़ी बड़ी बहादुर ख़वातीन मौजूद होंगी और हर घर में फिर मिसाल दी जाती है। उसकी बेटी को देखा है, उनको देखा है उन्होंने। शुरू में शायद आपकी टांगें खींचने के लिए बहुत लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही लोग आपकी मिसालें दूसरी बच्चियों को दे रहे होते हैं। सो एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है हमेशा से कि जान है तो जहान है, और जाहिर है सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर क्योंकि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में महंगाई इतनी हो गई कि आप अपने आप को सेहत याब रखने में कामयाब नहीं रहे। आप बहुत लेथार्जिक हो गए हैं कि कौन पैसे निकाले जेब से, कौन जाए डॉक्टर के पास, कौन वेटिंग एरियाज़ में बैठे और कौन अपना इलाज करवाए, और हम अपनी बीमारियों को पाल रहे होते हैं। और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना, फिर हमें ध्यान में आता है कि अब हम जाए डॉक्टर के पास, और जब तक बहुत देर हो गई होती है। सो सेहतमंद पाकिस्तान ये एक ऐसा कैंपेन है जो कि ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव है, और ये ऐसा कैंपेन है जिसमें आप जो हैं वो एक तरह से अपनी हेल्थ को अलग अलग चीज़ों से मददगार खुद आप अपने साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो अब इस महंगाई की वजह से आपकी एक्सेस से बाहर हैं। सो हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर M रफ़ीक खनानी साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं एडवांस्ड लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक है? बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। मैंने आपको सही कहा ना कि मैंने अभी सही कहा ना कि लोग थोड़े से अपने इलाज के हवाले से बड़े थोड़े ऐसे हो गए हैं कि कौन कराए, वो सुस्ती आ गई है, पैसे नहीं हैं। देखें ये तमाम मसाइल जो है ना, ये आपने जो कहा है वो छोटे से मसाइल नहीं हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं।
और एक्चुअली जो है ना हमारे यहाँ टोटल मेडिकल केयर जो है ना वो सिक केयर पे है। जब तक बंदा बीमार नहीं होता और बीमार भी इतना शदीद नहीं होता कि वो मजबूर हो जाता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, उस वक्त तक हम जाते नहीं हैं। लेकिन जो दुनिया भर में जो साइंटिफिकली स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि अगर आप अपनी सेहत के ऊपर 1000 रुपये खर्च करते हैं तो आप 1 लाख रुपए बचा सकते हैं बीमार होने की वजह से जो खर्चा होगा। बात आपने कही है। और दूसरा ये है कि आप जो है वो अपनी फैमिली में सफरिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब एक कोई माजूरी को बीमार ख़त्म होता कर है तो सकते पूरा हैं। घर बीमार हो। हाँ, फिर माजूर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो लाइफ लॉन्ग जो है ना सफरिंग हो जाती है। जी। तो इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। 90% ऑफ द डिजीज़ आर प्रिवेंटेबल अगर आप सेहतमंद हों और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ। और सेहत के लिहाज से जो है ना वो जो ARYB ग्लोबल का जो इनिशिएटिव है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो न सिर्फ आपकी फैमिलीज़ जो है ना वो सेहतमंद रह सकती हैं बल्कि इकोनॉमिकली भी आप एम्पावर्ड हो जाते हैं, चूँकि बी ग्लोबल ने ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। थोड़ा सा मुझे आसान अल्फाज में समझाएंगे कि अगर आप ARYB ग्लोबल के मेंबर बनते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सेहतमंद पाकिस्तान के उसमें आ जाते हैं, छतरी में आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो उसमें क्या हमें फैसिलिटीज मिलती हैं? देखें, उसमें हर किस्म की फैसिलिटीज इस तरह से अवेलेबल हैं कि एक एडवांस्ड टेली क्लिनिक है। अच्छा। वो टेली क्लिनिक ये होता है कि आप कहीं भी हो, अपने घर में हो, अपने दफ्तर में हो, अगर आपको हेल्थ की एडवाइस की ज़रूरत है जी, तो आप जो है वो एक फ़ोन नंबर डायल करते हैं और आप अपना बताते हैं कि ये मसला है, तो आपको इससे रिलेवेंट डॉक्टर से कनेक्ट करना है। ठीक है। तो वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करके आपको प्रॉपर एडवाइस, प्लस इसके साथ साथ आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल फाइल मेंटेन हो रही होती है जिसकी एक्सेस आपके पास भी होती है और जिस डॉक्टर को आप एक्सेस देना चाहें आप दे सकते हैं। अब अच्छा, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं? जी, वीडियो कॉल पे पूरी कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हो रही होती है। डॉक्टर आपको एग्जामिन भी कर सकता है, करवा सकता है। और दूसरा ये कि आप अपनी तमाम कंप्लेंट्स उसको बता सकते हैं और आप अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है ना, हेल्थ का रिकॉर्ड जो है वो भी आप उनसे शेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो आपके एक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। 80% बीमारियां जो है ना या मसाइल जो हैं वो आपके इस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के जरिए हल हो जाते हैं। ओके। और ना वेटिंग टाइम है कि जाके आपने डॉक्टर के 3-3 घंटे बैठे हुए हैं, ना पैसों का वो लाइक एक इतना बड़ा बिल है। एफोर्डेबल हो जाता है ना। आप घर से गए डॉक्टर के क्लिनिक पे 5 किलोमीटर दूर गए, फिर आए, फिर वहाँ वेटिंग रूम में बैठा। इसी तरह डॉक्टर का भी बच रहा होता है तो डॉक्टर भी अपनी फीस जो है ना कम चार्ज कर रहे होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, एडवांस लैब और ARYB ग्लोबल के जॉइंट वेंचर के बारे में बताएं। जी, ये जॉइंट वेंचर जो है वो इस तरह से है कि हर जगह पर जो है ना हमने एक टेली क्लिनिक्स जो बनाए हैं या डिजिटल क्लिनिक्स बनाए हैं, उसके ज़रिए फ़िटनेस जो है ना वो लोगों की चेक की जाती है। और उस फिटनेस के ज़रिए जो है वो जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई अगर होते हैं तो उसके हवाले से लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग भी की जाती है। उस लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की बुनियाद पर उस शख्स को मज़ीद हर 3-3 महीने के बाद जो है ना वो गाइड किया जाता है और उसके बाद एडवाइस की जाती है कि उन्होंने 3 महीने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करने हैं। अगर किसी दवा की ज़रूरत है तो कौन सी दवा कितनी इस्तेमाल करनी है। दवा के इस्तेमाल में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक नंबर होता है जिस पे आप कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इस चीज़ को लेके मेन मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को हमने सेहतमंद बनाना है इंशाल्लाह और बीमारियों से निजात दिलवानी है। तो ये जो आप बता रहे थे अभी हेल्थ स्क्रीनिंग है, जी हाँ, ये कहाँ मौजूद है? डिजिटल हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे कोई तकरीबन 18 के करीब सेंटर्स हैं तो उनमें शुरू हो गई है, लेकिन ये है कि ये हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम ये है कि पाकिस्तान भर में 5000 जगहों पर जो है ना ये सेंटर्स हम कायम करेंगे बी ग्लोबल के इनिशिएटिव के तहत। और इसमें बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे इदारे हैं जो कि हेल्थ में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर की दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, होम केयर इंडस्ट्री है, वो सब लोग मिलकर जो है ना इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों के लिए हेल्थ अफोर्डेबल भी हो और एक्सेसिबल भी हो। एक्चुअली पाकिस्तान का जो है वो $24 बिलियन का जो है ना हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर है और उसके लिहाज से जो है वो अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली चलाएं और प्रॉपरली इस इनिशिएटिव को जिसकी कि आपने बात की है बी ग्लोबल को लेकर आगे बढ़ें तो पाकिस्तान जो है वो कोई बिलियंस में जो है ना नॉट ओनली डॉलर्स सेव कर सकता है जो कि हमें बाहर जाकर खर्च करने पड़ते हैं,
बल्कि हमारे यहाँ की ओवरऑल हेल्थ स्पेंडिंग जो है ना वो भी कम हो सकती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में ज़ाहिर है बेहतरी लेकर आ रही है, तो हेल्थ सेक्टर में क्या इनोवेशंस ला रही है टेक्नोलॉजी? देखें, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी इनोवेशंस इस लिहाज से आ गई हैं कि फ़र्ज़ करें कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को हम जो है वो टेस्ट करने के लिए प्रिक करते थे, खून लगाते थे, कतरा उसका जो है ना, और उसके बाद उस वक्त जो शुगर का लेवल होता है पता चल जाता। अब ये है कि 24 आवर्स ग्लूकोज मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, एक छोटा सा डिवाइस है जो हाथ पे लग जाता है। हाँ, ये नई चीज़ है। तो वो जो है ना 24 घंटे जिस वक्त आपका ब्लड शुगर जितना भी होगा, आपको उसी वक्त जो है ना वो सेल फोन पे या इसके रीडर पे बता देगा कि इस वक्त आपका ब्लड शुगर कितना है। हाँ, और वो 24 घंटे आपके पास लगा 24 घंटे लगा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको दवा की कब ज़रूरत है या ज़रूरत है या नहीं है पता चल जाता है, तो आप उसको टेलर मेड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो ये जो घड़ियाँ आ गई है ना, स्मार्ट वॉचेस में ECG मॉनिटरिंग हो रही होती है, आपके ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग होती है, आपने फिजिकल एक्टिविटी कितने की, कितनी कैलोरीज कंज्यूम की। अगर आपको वेट रिडक्शन पे हैं तो आप वेट रिडक्शन देख सकती हैं कि कितना हो रहा है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेडिकल इंडस्ट्री से और कौन लोग या कौन से इदारे हैं जो ARYB ग्लोबल का हिस्सा बनकर सेहतमंद पाकिस्तान के विजन को जो है वो पूरा कर सकते हैं? देखें, एक जो इदारा है जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री है, क्योंकि हम जो कुछ खाते पीते हैं वो सब कुछ जो है ना वो हमारी या तो सेहत को अच्छा करते हैं या सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ उनके साथ हो सकती हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग होम केयर सर्विसेज, ये सब इसका हिस्सा बन सकती हैं, चूँकि सबका मकसद एक है कि लोगों की सेहत जो है ना उसको इम्प्रूव किया जाए। तो सेहतमंद पाकिस्तान में ये तमाम इदारे जो है ना वो अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं। NGOs बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकती हैं। जैसे ग्लोबल फंड वगैरह जो है ना वो पाकिस्तान की बहुत इमदाद कर रहे होते हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये सब ARYB ग्लोबल का हिस्सा बन सकते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ शो पे आने का। नहीं, थैंक यू, और आई अप्रिशिएट के जो है ना आपने ARY ग्लोबल ने सेहत के सेक्टर को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है ताकि सेहतमंद पाकिस्तान के मिशन को हम कामयाब बनाएं। थैंक यू। इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मंडे को मुलाकात होगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ